हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मई 2019 टू जनवरी 2021 के बीच में मॉडिफाई करके पूछा गया है, या नया क्वेश्चन जो है ये सीएम में फाइनल वाले भी देख सकता है, सीए फाइनल ओल्ड और न्यू दोनों देख सकते हैं। इसमें देखिए मल्टीनेशनल कैपिटल वेस्टिंग पे के जो कोई एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का ई, द डायरेक्टर ऑफ इम्प्लांट आईएनसी विशेज टू मेक एन इक्विटी इशू टू फाइनेंस $10 million expansion scheme which has an expected NPV of 2.2 million। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें, यहाँ देखिए ये है इम्प्लांट आईएनसी, इसको कुछ एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, यानी कि ये किसी एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसके लिए इसको इन्वेस्टमेंट करना है, कितने का, 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, $10 मिलियन का इसको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अच्छा जी, बोल रहा है कि इससे जो इसका एनपीवी जनरेट होगा, इस इन्वेस्टमेंट से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरेट होगा वो होगा $2.2 मिलियन, एंड टू रीफाइनेंस एन एग्जिस्टिंग $6 मिलियन 15% बॉन्ड ड्यू फॉर मैच्योरिटी इन 5 years टाइम। यानी कि आपको दो काम करना है, ध्यान से रखेंगे। एक तो आपको ये $10 मिलियन की जो एक्सपेंशन प्लान है उसको फाइनेंस करना है, मतलब इतने फंड रेज करना है, और दूसरा जो आपको एग्जिस्टिंग कुछ बॉन्ड है 15% वाले, इसको रीफाइनेंस करना है। रीफाइनेंस करने का मतलब है उसको रीपेमेंट करने के लिए भी आपको फंड रेज करना है। तो क्वेश्चन की जो अभी फर्स्ट सेंटेंस है उससे ये समझ आया कि इस इम्प्लांट आईएनसी को इसको फंड रेज करना है, इसको जो फंड रेज करना है वो क्या क्या चीज़ के लिए, एक तो एक्सपेंशन के लिए फंड रेज करना है जो कि यहाँ दिख रहा है $10 मिलियन का, और एक बॉन्ड को रीफाइनेंस करने के लिए इसको जो फंड रेज करना है वो रेज करना है $6 मिलियन का। अब तक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें दिख रहा है कि 16 मिलियन का फंड इसको रेज करना है। आगे देखिए, फॉर अर्ली रिडम्पशन of these bonds there is a $350,000 पेनल्टी चार्जेस, क्योंकि आपका ये मैच्योरिटी कौन सी साल पे, 5 साल के, यानी कि इसका मतलब ये रहा कि ये जो रिफंडिंग कर रहे हो जिस बॉन्ड को, वो आपका 5th ईयर एंड में आपका ये मैच्योर होने वाला था। 1 2 3 4 एंड 5 ईयर, यहाँ पे जाके क्या होना है, आपको मैच्योर्ड होना है। तो ये मैच्योरिटी पे आपको रिडीम करना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो आज ही रिडीम कर दूंगा इसको और दूसरे वाले को फंड रेज कर लूँगा, तो उससे आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। क्यों पेनल्टी, क्योंकि आपने मैच्योरिटी से पहले इसको रिडीम कर दिया। तो इसके लिए जो पेनल्टी आपका कितना है, हम कह सकते हैं 0.35 मिलियन बोलो तो भी चलेगा, 0.35 मिलियन, अगर मिलियन में ही सारे कैलकुलेशन किया जाए तो। द कंपनी हैज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड approval to suspend these preemptive rights and make a $15 million placement of share। राइट, प्रीएम्प्टिव राइट्स यानी कि जो राइट इशू देते हैं हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, हम अधिकार देते हैं सस्ते रेट पे बॉन्ड इशू करने का, उसको हम लोग कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट इशू। उस राइट को क्या किया है, यानी कि सस्पेंड करने का, कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं दे रहे, हम बस नया फंड क्या कहते हैं, हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, सीधा पब्लिक को इशू करेंगे, जिसको खरीदना है खरीदे, ना खरीदना है ना खरीदे। हम एग्जिस्टिंग वाले को सस्ते रेट पे शेयर इशू नहीं करने जा रहे क्योंकि ये सस्पेंड कर रखा है। और कहते हैं एंड मेक अ $15 million placement of share which will be at a price of $0.5 per share। यानी कि आपको यहाँ पे देखो, वैसे रिक्वायरमेंट कितने की थी, यहाँ जो दिख रही है हमें तो 16 मिलियन फंड रेज करने की रिक्वायरमेंट दिख रही थी, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, बोला कि नहीं हम तो $15 मिलियन प्लेसमेंट ऑफ शेयर ही करेंगे, यानी कि हम सिर्फ 15 मिलियन ही शेयर इशू करेंगे इसमें। यानी कि आपका जो इशू आ गया इसके अगेंस्ट आपका सिर्फ 15 मिलियन का इशू करना है, यानी कि हो सकता है जो बैलेंस रह गया 1 मिलियन या कुछ और, क्योंकि तो वो सारा हम कहीं और से एडजस्टमेंट कर लेंगे या हम अरेंज कर लेंगे, ये इसका मतलब होता है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं यहाँ पे जाके कन्फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा सर हमें तो 16 मिलियन फंड रेज करना था, ठीक है दिख रहा है, उसने आपको ऑब्जेक्टिव ज़रूर बताया कि एक्सपेंशन के लिए 10 मिलियन चाहिए हमें, है ना, बॉन्ड को रिफंड करने के लिए 6 मिलियन चाहिए हमें, लेकिन फिर बाद में बोला कि हमने जो शेयर प्लेसमेंट किया है, यानी कि शेयर जो इशू किया है वो सिर्फ 15 मिलियन किया है। तो आप मुझे बताइए 15 मिलियन शेयर अगर एट द रेट ऑफ $0.5 पे अगर करते हो तो कितना मिलियन आपका शेयर इशू करना पड़ेगा। तो ये देखो 30 मिलियन शेयर जो है आपका इशू करना पड़ेगा।
ओके जी, यानी कि इशू प्राइस आपका 50 सेंट हो गया, $0.5। द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इशू विल बी 4% ऑफ ग्रॉस प्रोसीड्स। ग्रॉस प्रोसीड्स आपका कितना है 15 मिलियन, तो इस पे जो आपका इशू कॉस्ट जाएगा वो जाएगा आपका 4% का, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 4%, आपका 15 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 4%, यानी कि 0.6 मिलियन का आपका इशू कॉस्ट भी जाने वाला है। एनी सरप्लस फंड फ्रॉम इशू, लो इशू से सरप्लस कहाँ बच रहा है बताओ, ये तो हमारा शॉर्टेज ही हो रही है 1 मिलियन की। ये देखो, ये जो आपका 15 मिलियन इशू कर रहे हो, 16 मिलियन की रिक्वायरमेंट थी, तो हम कह सकते हैं हमारा तो यहाँ शॉर्टफॉल है, सरप्लस कहाँ है, लेकिन उसने बोला है एनी सरप्लस फ्रॉम द इशू विल बी इन्वेस्टेड इन IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, विच इज़ करेंटली लिंक 10% पर ईयर। तो जब सरप्लस बचता तब तो हम इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट में जाके इन्वेस्ट करते और वहाँ से हम 10% कमाते। जब सरप्लस ही नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें, क्लियर है। आगे बढ़िए, एक लाइन का आपका इररिलेवेंट हो जाएगा जो मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है। अगर आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आए उसके बेसिस पर अगर इंटरप्रिटेशन बदले तो हम देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि और कुछ खर्चा पेमेंट वगैरह कहीं से आ जाए तो हमारे पास सरप्लस बच जाए। आगे देखिए, द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज एज अंडर। ऑर्डिनरी शेयर यानी कि उसके पास अभी से 7 मिलियन का 7 मिलियन नंबर ऑफ शेयर है, क्योंकि 30 ऊपर 30 यानी कि 7 मिलियन है। शेयर प्रीमियम भी है कुछ, फ्री रिजर्व भी है कुछ, टोटल कैपिटल बन जाता है 43,000 का, जिसमें से 15% टर्म डिवेंचर बॉन्ड है आपका 6,000 और 11% डिवेंचर जो है आपका 8,000। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं, ये देखो कि ये जो हमारा 6,000 है, ये जो हमारा 6,000 है, ठीक है, ये हम अभी रीफाइन फंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बुक में जो हमारा बुक है, उस बुक में जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट को जो बुक मिला हुआ है, उसमें बाय मिस्टेक ये लाइन जो है ये मिस हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ये लाइन अपने बुक में ऐड कर लीजिएगा, जिसने भी ये क्वेश्चन को अगर पहले से कवर नहीं किया है वह उनके लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, द करेंट शेयर प्राइस इज़ $2 पर शेयर। अभी इसका जो करेंट प्राइस है आपका $2 पर शेयर का, एंड डिवेंचर प्राइस इज़ $103 पर डिवेंचर। इस डिवेंचर का प्राइस है $103 का। देखते हैं इसको क्या करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ 10%। इट मे बी फर्दर प्रिज्यूम दैट, ये फिर से अगेन प्रज्यूम करना है कि स्टॉक मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट। अब ये जो है इसके आपको थियरी में जो सिक्योरिटी एनालिसिस में आप लोगों ने एफिशिएंट मार्केट थियरी पढ़ा हुआ है। एफिशिएंट मार्केट कौन सी मार्केट होता है, सोच के बताओ जल्दी से। वैसे इसका रेलेवेंस हमारे इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार रिकॉल करें तो एफिशिएंट मार्केट कहता है कि कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट से पैसे नहीं कमा सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस जो होते हैं सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लेके चलता है। यानी कि कोई भी शेयर का प्राइस, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एफिशिएंट मार्केट, देखो कौन सी इंसान एफिशिएंट होता है, वो इंसान एफिशिएंट होता है जो इफ़ेक्टिवली काम करता है, जिसका जो इफ़ेक्टिवली अगर कोई काम करे वो ज़्यादा एफिशिएंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट को एफिशिएंट कब बोलोगे, जब मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अच्छे तरीके से अगर मार्केट काम करे तो ट्रेडर पैसे नहीं बना पाएगा किसी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ के बेसिस पे, ठीक है। तो एफिशिएंट मार्केट का थियरी ये कहता है कि जो शेयर प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रहा है वो सारे के सारे डेटा इनकॉर्पोरेट करता है, यानी कि उससे आपको, यानी कि वो फेयर प्राइस पे ट्रेड होता है। तो आप ये सोचते हो कि अंडर प्राइस्ड में शेयर खरीद लूँ या ओवर प्राइस शेयर को मैं अगर बेच दूँ तो ये आपको नहीं मिलेगा। यानी कि सारे इन्फॉर्मेशन इंक्लूड रहता है। मार्केट से पैसे बनाना इन्वेस्टर के लिए मतलब इतना आसान नहीं है। उसमें फिर 3 फॉर्म होता है, उस एफिशिएंट मार्केट का 3 फॉर्म है। एक है आपका वीक फॉर्म, एक है आपका सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और एक है आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म। याद करिए इसमें क्या बोला गया है। वीक फॉर्म की अगर हम बात करें तो वीक फॉर्म में क्या होता है बताओ, कि ये कहते हैं जितने भी प्राइस जो है हमारा, जैसे होता क्या है मार्केट में, देखो 3 चीज़ों के बेसिस पे लोग पैसे कमाते हैं। मार्केट में तीन बेसिस पे लोग पैसे कमाता है। एक चार्ट को देख के पैसे कमाता है,
दूसरा न्यूज़ के बेसिस पे, तीसरा क्या कहते हैं, जो पहले से प्री प्लान्ड न्यूज होते हैं कि इस दिन क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, वो आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है कि इस दिन ये न्यूज़ आने वाला है, तो ठीक है, तो वो न्यूज़ के बेसिस पे कुछ लोग पैसे कमाता है। तीसरा, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और वो एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मार्केट में ना तो कभी आता है, वो जब हो जाते हैं तब मार्केट में आता है, पहले से एक फिक्स डेट नहीं होता है कि इस दिन पे ये न्यूज़ या ये इवेंट होने वाला है, तो उसको प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। पहले से जो डेट फिक्स है इवेंट का और उस इवेंट पे जो न्यूज़ आता है उसको हम लोग पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और जो चार्ट के बेसिस पे देखते हो, पास्ट, हमारा पास्ट का प्राइस और वॉल्यूम को चेक करते हैं, यानी कि तीन चीज़ों को। पास्ट का प्राइस का एक्शन क्या है जो चार्ट बताता है, चार्ट को देख के हम क्या कहते हैं, मार्केट से पैसे बनाते हैं। जो आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट है या किसी का मर्जर अनाउंसमेंट होने वाला कुछ भी है, जो पहले से प्री प्लान्ड एक न्यूज़ है जो ऑलरेडी पब्लिक इन्फॉर्मेशन में है, बस उसका कंफर्मेशन होना बाकी कि उस दिन में न्यूज़ आने के बाद क्या होता है, एक दूसरा हो गया। और तीसरा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, जो किसी को बाहर कभी पता नहीं चलता है, अंदर अंदर चल रहा होता है, ना तो उसका कोई डेट फिक्स होता है। तीन सिचुएशन हो गई। हम सिंपली कहते हैं, वीक फॉर्म में ये कहता है कि जो चार्ट देख के आप कहते हो ना कि हम प्राइस को फॉरकास्ट कर लेंगे, धोखे में जी रहे हो। पास्ट का देख के, यानी कि चार्ट को देख के आप प्राइस फॉरकास्ट नहीं कर सकते और आप मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। तो सिर्फ चार्ट को देख के पैसे नहीं बना सकते, वीक फॉर्म ये कहते हैं। सेमी स्ट्रांग फॉर्म क्या कहते हैं आपका, सेमी स्ट्रांग फॉर्म कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में जो आपका न्यूज़ है, वो न्यूज़ आने के बाद जो होने वाला है वो प्राइस में पहले से रिफ्लेक्ट होता है। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि देखो जी आज रिजल्ट आने वाला है, आज तो लोगों को लगता है कि आज सर ना इस कंपनी का प्रॉफिट तो 25% से बढ़ गए, तो आज शेयर प्राइस तो बढ़ना चाहिए ना। आप देखते होंगे कि जब न्यूज़ आता है उस टाइम पे शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं होती और आप कहते हैं सर ऐसे कैसे हो गया, इतना अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसके प्रॉफिट में 25% का ग्रोथ है, हर चीज़ अच्छा है, उसके बावजूद भी मार्केट में प्राइस मूवमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो न्यूज़ का ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ था मार्केट में, वो प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि जो न्यूज़ अभी आया है वो पहले से प्राइस में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो 25% का ग्रोथ है ये 3 महीने के क्वार्टर का रिजल्ट है। तो जो बाहर के लोग हैं उसके बिजनेस पे पहले से नज़र रखा हुआ है सारे डेटा पे, और वो डेटा के बेसिस पे लोग पहले ही फॉरकास्ट कर लेते हैं और उसका प्राइस पहले ही मूव हो चुका होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या इस न्यूज़ के बेसिस पे आपने मार्केट से पैसे बनाया, नहीं बनाया? अगर नहीं बना पाए तो ये एफिशिएंट मार्केट था। और ये जो सिचुएशन था सेमी स्ट्रांग था। और स्ट्रांग फॉर्म में क्या कहते हैं बताइए, स्ट्रांग फॉर्म में ये कहते हैं कि कोई इनसाइडर न्यूज़ है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ एक मीटिंग किया किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला है और वहाँ पे अकाउंटेंट ने उसका सुन लिया, अकाउंटेंट को लगा कि अच्छा ये प्रोजेक्ट तो अब मिलने वाला है और ये प्रोजेक्ट जो मिलने वाला है इसके बाद तो शेयर प्राइस में 10-15% की क्या होगा, उछाल आएगा। ये जो अकाउंटेंट जिसने चुपके से सुन लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को, उसने जाके मार्केट में पैसे लगाया। और जब ये जो न्यूज़ जब मार्केट में पब्लिकली हुआ, ये प्राइवेट न्यूज़ था, ये प्राइवेट न्यूज़ जब पब्लिक हुआ, यानी कि जब एक्सचेंज में ये न्यूज़ गया तो उस टाइम पे शेयर का प्राइस में कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। ये अकाउंटेंट तो सोच के बैठा था अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसके बाद तो शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन होना चाहिए, और शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं, वो बेचारे परेशान हैं। तो वो इस केस में होगा जब मार्केट एफिशिएंट अगर है तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का भी इफेक्ट शेयर प्राइस पे आपको नहीं दिखेगा जब मार्केट में वो न्यूज़ आएगा। ये वाले मार्केट अगर होगा तो इनसाइडर का भी इफेक्ट पहले से होगा, इसमें इनसाइडर का इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि इसमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का जो होगा वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद मार्केट मूव करेगा। ध्यान से सुनेंगे, इसमें आपका इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी मार्केट अगर मूव नहीं करेगा तो स्ट्रांग है। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर ये सेमी स्ट्रांग ना हो के अगर ये स्ट्रांग होता तो ये जो अनाउंसमेंट है इसका कि मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ, ये मैं रीफाइनेंस करने जा रहा हूँ, ये न्यूज़ अगर मार्केट में आ भी जाता तो उसका शेयर प्राइस $2 ही रहता अगर ये स्ट्रांग फॉर्म होता तो। लेकिन सेमी स्ट्रांग फॉर्म में क्या होता है कि जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है वो डिस्काउंट नहीं किया गया होता, यानी कि उसका प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बाकी सबका रिफ्लेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो आपका ₹2 का शेयर प्राइस चल रहे हैं, ये ₹2 का जो शेयर प्राइस है, ये ₹2 का शेयर प्राइस है, इसमें
चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस सारे के सारे इंक्लूड है। इवन हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस भी इंक्लूड है, जो कि हम कह सकते हैं क्वार्टर का रिजल्ट आई, कुछ और भी जो प्री प्लान्ड आपका जो न्यूज़ है उसके बेसिस पे ये सब इंक्लूड है। बस एक चीज़ों को छोड़ के, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को छोड़ के, तो ये सारा जो है वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। तो कहते हैं अच्छा, ये जब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जब मार्केट में अनाउंस किया जाएगा तब बताओ शेयर का प्राइस क्या होगा, तो इससे शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, क्योंकि सेमी स्ट्रांग फॉर्म में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट नहीं इंक्लूड होता है किसमें, शेयर प्राइस में। ये कहाँ पहुंच गए हम। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा ध्यान से सोचो। ये क्वेश्चन आपका आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, रिवाइज करके जाइएगा। ठीक ठाक क्वेश्चन है, टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे टाइम आपका कम कंज्यूम होगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हुए टाइम आपको थोड़ा सा ऊपर से निकल सकता है जिस तरीके से लैंग्वेज वगैरह यूज किया, इसलिए एक बार इसको पढ़ के जाएंगे। आगे देखिए, तो करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, आपको सिंपल से बोला है कि बताओ कि क्या होगा एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। मैंने इस पे आपको शेयर वैल्यूएशन में भी डिस्कशन किया हुआ था कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो उसका शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट जाता है। आपको अगर धुंधला धुंधला याद आ रहा हो, मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट से हमारे शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट जाएगा, तो उससे हमारे शेयर प्राइस पे देखो, उस प्रोजेक्ट से हम कितना प्रेजेंट में कमा के लाएंगे। तो वो जो प्रेजेंट में हम कमा के लाते वो होते एनपीवी। आपको याद होगा अगर शेयर वैल्यूएशन का क्लासेस, तो मैंने उसमें बोला, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये शेयर वैल्यूएशन कहाँ से आ गई थी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है। देखो लॉजिक हर चैप्टर का सेम रहता है, एक जगह हमने किसी चीज़ों का डिस्कशन कर लिया तो वो दूसरे जगह भी आपका अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। और हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बताया था, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का इफेक्ट दिखाया था। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जब मैं जिस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने जा रहा हूँ, जो एक्सपैंड कर रहा हूँ, उससे मेरे जितना भी नेट में प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा उससे हमारा शेयर प्राइस बढ़ता है। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो आपका एनपीवी 2 पॉइंट कितने का था, 2 पॉइंट कहाँ गया, ये रहा 2.2 मिलियन से, इससे हमारा शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो इतना शेयर प्राइस बढ़ेगा तो पहले ये तो बताओ कि एग्जिस्टिंग वैल्यू कितने थे हमारे। ठीक है, तो आपने ही तो अभी बोला है कि 2 रुपये से हमारा शेयर प्राइस था पहले से, तो $2 का जो शेयर प्राइस था वो कितने शेयर पे था बताओ, हमारे पास 7 मिलियन शेयर था। ये देखो यहाँ पे ये रहा 1 रुपीज़ पर शेयर का 7 मिलियन शेयर था अगर आपका, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 14 मिलियन तो आपका ये हो गया एग्जिस्टिंग। इसमें आपका 2.2 मिलियन क्या होगा, इसमें ऐड होगा जो आपका एनपीवी है। अच्छा, अब इसमें देखो और क्या क्या चीज़ था। एक तो आप कुछ इशू कर रहे हो तो वो पैसे जो आएगा उससे भी कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो आपका क्या हुआ बताइए, 15 मिलियन फंड आया, इसमें से आपका इशू कॉस्ट चला गया, इसमें से 0.6 मिलियन ये भी आपका चला गया। ठीक है, अब आप देखो एक कुछ जब इसको रिडीम कर रहे थे तो इस रिडम्सन से आपको कुछ पेनल्टी देना पड़ा था 0.35 मिलियन का, तो माइनस 0.35 मिलियन ये भी हो गया आपका। अच्छा, अब इसमें बस रहा क्या, देखिए जितना भी कुछ हमने पढ़ा था वो सारा चीज़ आ गया। कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि सर अब बाकी इसमें देखो ये सब क्या करेंगे, शेयर प्रीमियम क्यों दिया है, फ्री रिजर्व क्या दिया है। आपको याद होगा मार्केट में अगर कोई $2 का अगर आपका प्राइस प्रिवेल कर रहा है तो वो $2 का प्राइस हर चीज़ों को इंक्लूड करके है। ये जो आपका फ्री रिजर्व है तभी तो उसका प्राइस $2 है, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपको पता है आज एमआरएफ का शेयर अगर 80,000 90,000 में एमआरएफ को ट्रैक नहीं करता, इसलिए अभी कितना प्रिवेल कर रहा होगा नहीं पता, लेकिन 80-90,000 तो होगा ही। मान लीजिए 90,000 का अगर आपका शेयर है एमआरएफ, 1 लाख मोटा मोटा बोलो ना, तो क्या लगता है उसका फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू वाले शेयर प्राइस का 1 लाख प्राइस आज मार्केट में कैसे हो गया। आज मार्केट में प्राइस इसलिए है क्योंकि उसने जो एक्यूमुलेट किया है अपने एसेट्स अपने बिजनेस के अंदर, जो कि रिजर्व से दिखता है, वो बहुत ज़्यादा है। आज तक ना उसने बोनस दिया है, ना तो आज तक उसने कोई राइट इशू दिया है, तो जब तक बोनस वगैरह देगा ही नहीं तो उसका प्राइस कभी भी रिड्यूस होगा ही नहीं। समझ में आया बात, इसका मतलब वो रिजर्व का इफेक्ट ऑलरेडी उसके प्राइस में होता है। हम कह सकते हैं ये जो $2 का जो प्राइस यहाँ दिया गया है वो इन सब का इफेक्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो ये सब कुछ नहीं करना है। हम सिंपली कह सकते हैं ये जितना नंबर ऑफ शेयर था उसका मार्केट का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। देखो ये जो आप प्लेसमेंट करोगे, ये जब आप रिपेमेंट करोगे तो हाँ ये रिपेमेंट से आपका क्या होगा, देखो इससे आपका जितने भी पैसे आए उसमें से 6 मिलियन आपका जाएगा। 6 मिलियन आपको रिपेमेंट भी करना पड़ेगा, तो इससे वैल्यू आपका डाउन हो जाएगा। याद रखेंगे, इससे वैल्यू आपका क्या होगा, डाउन होगा।
ठीक है। अब इसमें एक और भी बात है कि जब हम इस पुराने वाले बॉन्ड को जब हम रीपेमेंट करेंगे तो क्या इससे कुछ बचाएंगे भी तो सही। कुछ लोग बोलेंगे सर 6 मिलियन जो हमने पे किया है तो फिर हमारे पास उसका कुछ सेविंग भी तो हुआ है। बस आपको ये देखना है कि जितना आपने इंटरेस्ट उसको पे करते, अब इसको चलो 6 मिलियन भी मत बोलो आप, 6 मिलियन जो हम पे कर रहे हैं वो हम माइनस नहीं कर रहे, हम ऐसे सोच रहे हैं कि इस बॉन्ड का फेयरली कितना वैल्यू बनता है आज के रेट पे। ऐसे सोचो आप, फेयरली कितना वैल्यू बनता है। तो आपको क्या करना है, जो बॉन्ड हम रिडीम कर रहे हैं 5 साल के बाद रिडीम होने वाला था, वो कितने वाले बॉन्ड था बताइए, 15% वाले थे। और आपका जो बॉन्ड था 6000, नहीं तो 6000 का 15% ये आपका आता है 900। तो मैं 6 मिलियन बोलता हूँ, 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15%, ये 0.9 मिलियन वाला इंटरेस्ट आपका। तो 0.9 मिलियन इंटरेस्ट 5 साल का। तो आप इसको पीवी निकालिए आप इसके, ठीक है। और कुछ ना बोला गया तो लास्ट में आपका रिडीमेबल वैल्यू कितना लोगे बताइए, 6000। तो 0.5 आप ऐसे करिए, 0.9 मल्टीप्लाई बाय PVIF यूज करो और 6000 मल्टीप्लाई बाय PVIF यूज करो। इससे जो PV आएगा ये PV निकाल लो, ठीक है। मान लीजिए PV आता है 7 मिलियन का। चलो एक काम करता हूँ, मैं PV देख लेता हूँ कितना आया है, इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेट करा है यहाँ पे। ये देखिए ये 9 मिलियन का, आपका 9 मिलियन का एन्युटी फैक्टर्स इतना आगे 7.137 देखो 7.137 मिलियन जो है इसका वैल्यू बनता है, जिसके लिए आपने 6 ही पे किया, 6 और पेनल्टी भी 6 मिलियन तो आपने पे किया, 6 मिलियन पे किया क्योंकि आपने बोला कि मैं प्री मैच्योरिटी रिडीम करा, तो 6 मिलियन वो पे किया। और जो 0.35 है 0.35 मिलियन ये भी पे किया। तो हम कह सकते हैं 6.35 मिलियन हमने पे किया, जबकि उसका सही मायने में वैल्यू कितना बनता था, 7.137 मिलियन। क्योंकि अगर मैं इसको जब रीपे कर दूंगा तो ये जो इंटरेस्ट मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, तो उससे मेरा कुछ वैल्यू बचेगा। और उसका जो सेविंग है, जो उसका वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू में बनता है 7.137 बनता है। यानी कि इसको मैं आज अगर रीपे नहीं करता, आज मैं अगर इस बॉन्ड को रीपे नहीं करता, रिफंडिंग नहीं करता, तो ये 5 ईयर तक कंटिन्यू होता। और अगर 5 ईयर तक कंटिन्यू होता तो हम उसको 0.9 मिलियन 5 ईयर तक देते और 6 मिलियन जो 5 ईयर के एंड में देते। तो वो जो टोटल पेमेंट होता आपका, उसका प्रेजेंट वैल्यू बनता है 7.137 मिलियन। तो 7.137 मिलियन के बॉन्ड के लिए आप कितना पे कर रहे हो, 6 मिलियन उसको पे कर रहे हो और 0.35 मिलियन आप उसको पेनल्टी पे कर रहे हो। तो हम सिंपली कह सकते हैं 6.35 मिलियन पे कर रहे हैं, किसके बदले, 7.137 के लिए। तो 7.137 माइनस 6.35, ये अगर चेक करोगे तो 0.787 जो है ना हम कम पे कर रहे हैं, मतलब हमने बचत किया है। कितने का बचत किया है, 0.787 मिलियन। आप कर क्या रहे हो, ध्यान से सोचो, ये कर क्या रहे हो, ये हम कर रहे हैं कि हमारे कंपनी का अभी के बेसिस में जो मार्केट में वैल्यू था वो, ठीक है, और जो हम प्रोजेक्ट जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन का तो ऑलरेडी नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल दिया, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। कुछ के दिमाग में ये भी आता है कि सर जैसे आपने रिफंडिंग के लिए किया है वैसे ही आप उसके लिए भी तो करो, जिसके लिए 10 मिलियन लगा रहे हो। ये देखो ना, यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे ना, ये देखो अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अब इसको थोड़ा साफ करता हूँ। ये रहा, इसको भी साफ कर दिया हमने, ठीक है। ये रहा। कुछ का ये मानना है कि सर ये जो हमने एक्सपेंशन किया है, ये जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका भी तो देखो कि हम 10 मिलियन लगा रहे, तो ये माइनस हुई और कुछ आया, वो हम माइनस करके ही 2.2 मिलियन ले रहे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है कैसे आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है जो कल कमाएंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू PV ऑफ इनफ्लो माइनस ये 2.2 जो हम लगा रहे हैं। समझ में आया सर, 2.2 नहीं सॉरी 10 मिलियन जो हम एक्सपेंशन में लगा रहे हैं माइनस 10 मिलियन। तो इसका मतलब यही तो माइनस करके नेट वैल्यू इसमें आ रखा है ना, ठीक है। और बॉन्ड को जो रिफंड कर रहे उसका नेट में जो प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों का बचता है सेव, ये बनता है इतना, है ना। तो हम सिंपली कह सकते हैं 2 प्रोजेक्ट में हम कर रहे थे, एक एक्सपेंशन चल रहा था हमारा 10 मिलियन वाले, तो उससे हमने 2.2 मिलियन सेव किया, तो उससे भी हमारे कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा। एक जो हम बॉन्ड को रिफंड कर रहे थे उससे भी ये हमारा NPV ही है एक तरीके से 7.787। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अब मेरे पास अभी आपको कैलकुलेशन चेक करने वाला है नहीं। अब जब हम सॉल्यूशन देखेंगे इंस्टीट्यूट का तो वहाँ कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक नजर आएगा, तो उसको हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। और बाकी क्या रहा बताइए, अच्छा ये दोनों हमने कंसीडर कर लिया ना, ये अलग से नहीं आएगी 0.35 अलग से इसलिए नहीं आएगी हमारा
क्योंकि हमने इसको नेट में कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमने 6.35 कंसीडर कर लिया था, 6 मिलियन जो हम पे कर रहे हैं वो, और 0.35 मिलियन जो पे कर, 0.35 मिलियन ही है ना, कितना था हमारा, 3 जीरो करना है ना, 0.35 मिलियन ही बनेगा 10 लाख से डिवाइड करके, ठीक है। हाँ ये ठीक है, 7.137 ही आ रहा था ना इसका प्रेजेंट वैल्यू, 139 भी है, 1379 भी है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, ये 9 भी है, तो यहाँ पे भी मैं इसको 9 कर देता हूँ, ओके। 7.1379 माइनस 6.35, 0.7879। अच्छा, और ये 6 मिलियन क्या था हमारा, 0.6 मिलियन, ये तो इशू कॉस्ट था, और इतना हम रिसीव कर रहे फंड, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, इतना वैल्यू कंपनी का बना, चेक कर लो, और कुछ बचता है तो आप चेक कर लीजिए। अब कुछ लोग का मानना होगा कि सर ये जो वैल्यू है ये भी तो कंसीडर करेंगे, कौन सी वाली, ये सब क्या कंसीडर करोगे ना, हमने 6 मिलियन कंसीडर किया, हमें तो बस ये देखना है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उससे हमारे कंपनी में नेटवर्थ में कितने का इंक्रीमेंट आएगा, कंपनी के नेट एसेट्स में कितने वैल्यू का इंक्रीमेंट होगी। अब ये डिवेंचर का तो कुछ हम कर नहीं रहे, तो उससे हमारा वैल्यू में क्या इंक्रीमेंट आएगा, कुछ भी नहीं। हाँ, इसमें भी हमने जो कंसीडर किया है उसमें 6 मिलियन थोड़ा लिया है हमने, ये जो 6 ना तो 6 मिलियन लिया है ना तो हमने प्रेजेंट वैल्यू, उससे जो हमारा नेट बेनिफिट होगा वो हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो इतना ही रहा, एक काम करते इसको ऐड करते, देखिए क्या है, इंस्टीट्यूट ने इसी को थोड़ा अलग तरीके से कंसीडर किया, प्लस मतलब कैलकुलेशन अलग तरीके से किया, 2.2 प्लस 15 माइनस 0.6, ठीक है, और प्लस 0.7879, ये देखिए ये आ गया हमारा 31.3879, ठीक है जी, 31.3879। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कितना निकाला है, 31.3879, देखो 31.3879, बस सिंपल। अब मुझे बताइए इतना आ गए, नंबर ऑफ शेयर कितना, पहले से आपके पास था 7 मिलियन, ये देखो पहले से 7 मिलियन आपका नंबर ऑफ शेयर था, और अभी हमने नया शेयर कितना इशू किया था बताइए, 30 मिलियन और शेयर इशू किया था, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 37 मिलियन। तो ये देखो 37 मिलियन हमारा नंबर ऑफ शेयर है और उसका प्राइस इतना है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आएगा, जो कि ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन था, तो ये इनसाइड का इन्फॉर्मेशन जब पब्लिक डोमेन में आएंगे, यानी पब्लिक डोमेन मतलब मार्केट में जब न्यूज ये आएगा, तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ये वाले प्राइस का क्या कहते हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता है, तो इसका ज़रूर रिफ्लेक्शन आएगी। तो उसके रिफ्लेक्शन के बाद जो $2 का शेयर प्राइस है वो आपका इतने पे जाएगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। कैसे डिवाइड कर दिया उसको, तो ये क्वेश्चन हो गए। इसके सॉल्यूशन में एक लाइन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म का लिखा है, तो ये लिखा है क्या, देखिए, इन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ स्टॉक मार्केट द प्राइस शुड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट न्यू रेलिवेंट इंफॉर्मेशन व्हेन इट मेड पब्लिकली अवेलेबल इंक्लूडिंग इम्प्लाइंट INC एक्सपेंशन स्कीम एंड रिडम्पशन ऑफ द टर्म लोन, क्योंकि दो था ना इसमें, एक्सपेंशन और रिडम्पशन का टर्म लोन। तो यही कहता है, अब एक लाइन लिख दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ये इन्फॉर्मेशन जब मार्केट में आएगी तो उसके बाद जो शेयर प्राइस है ₹2 का शेयर प्राइस यहाँ आएगा। अगर यही स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट होता तो ये मार्केट में ये न्यूज़ जब एक्सचेंज में जाता उसके बाद भी शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं होता, क्योंकि ये न्यूज़ का रिफ्लेक्शन ऑलरेडी उसमें दिखता। लेकिन मार्केट जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म का एफिशिएंसी नहीं है, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं किया है, मतलब थोड़ा सा एफिशिएंसी कम है मार्केट की, इसीलिए प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाएगी और ये प्राइस आपका 848 पे जाएगा। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का ही, बढ़िया क्वेश्चन है, रिवीजन कर लीजिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर एक बार किया हुआ है टाइम नहीं लगेगा, मस्ट रिवाइज के कैटेगरी में रख लीजिए। RTP का क्वेश्चन है, बहुत आसान से तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस क्वेश्चन को पढ़ते हुए टाइम थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे एग्जाम में। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 के इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। ये नवंबर 2019 का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे थे, और ये जो एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो CA फाइनल न्यू सिलेबस वाले को नहीं पढ़ना था, ना कहीं पे बुक में दिया गया है। ये कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट है जो CA फाइनल ओल्ड सिलेबस वाले को पहले से पढ़ना होता था, ठीक है। अब CMA वाले को भी पढ़ना होता है नेट एडजस्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन डाला गया, अब तो ऐसा होगा कि जब एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गए तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन अब आपके अगर दोबारा रिपीट हो तो ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। अब वो सिलेबस में इंक्लूड हो चुका है क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गए। तो अब आपको एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो पहले मैं छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, जो हम लोग जो नॉर्मल NPV निकाला करते थे, ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल NPV निकालते थे उस NPV के अंदर कभी भी हमने डिवेंचर को अलग से कंसीडर नहीं किया था,
ठीक है। और अब इसमें इस मेथड के अंदर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे जब हम एनपीवी निकालते तो इसमें क्या करते, देखिए दो चीज़ निकालते, एक बेस एनपीवी, एक एडजस्टेड एनपीवी। बेस एनपीवी, एडजस्टेड एनपीवी। बेस एनपीवी ये अजम्पशन लेता है कि कंपनी का फाइनेंसिंग जो है 100% इक्विटी से है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेस एनपीवी जब आप निकालोगे यानी कि बेस एनपीवी, तो उस केस में आपका अजम्पशन ये रहेगा कि कंपनी फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड है। एक लाइन याद रखना है, बेस एनपीवी अज्यूम्स प्रोजेक्ट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी। तो इससे क्या इफेक्ट आएगा सोचो, आप ध्यान से सुनिएगा पहले। इसमें क्या हो रहा है कि एक कोई कंपनी है, ये क्या करते हैं, देखिए एक कोई प्रोजेक्ट में पैसे लगाता है, 100 करोड़ लगाता है। अब इस 100 करोड़ का फंड कहाँ से लाते हैं हम? इक्विटी से भी ला सकते हैं, डेट से भी ला सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ जी, इक्विटी से भी ला सकते हैं, डेट से भी ला सकते हैं। मान लीजिए इक्विटी से लाया हमने 80 और डेट से लाया हमने 20, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि एनपीवी निकालो। नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते, इसका कैश फ्लो निकालते, कैश इनफ्लो निकालते, पीवी में लाते और टोटल आउटफ्लो 100 करोड़ का माइनस कर देते, जो बच गया वो एनपीवी बनता। लेकिन जब उसको कैश इनफ्लो को जब पीवी में निकाल रहे होते तो हम लोग यूज़ करते कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर उसमें से हम लोग क्या करते, इस पीवी में से माइनस कर देते आउटफ्लो, तो जो बचता हमारा उसको हम लोग क्या बोलते, एनपीवी। ये जो आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था वो ये हो गए। अब ये जो एडजस्टेड एनपीवी वाले केस में जो करते उसमें हम लोग क्या करते, ध्यान से सुनिए। इस वाले केस में हम लोगों को ये माना जाता है कि आप ये अज्यूम करो कि डेट है ही नहीं। ध्यान सुनो, जब डेट है ही नहीं तो आपको ना इसमें इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है, और डेट है ही नहीं ऐसे, यानी कि इसको अजम्पशन ऐसे लीजिए कि पूरा का पूरा फंड यहाँ से आया है। फिलहाल के लिए अजम्पशन है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये अजम्पशन है। तो अगर फुल्ली अगर इक्विटी से लगाया गया है तो अब आप देखो कैश फ्लो तो वैसे ही निकालोगे, कैश इनफ्लो तो वैसे ही निकालोगे जैसे पहले निकालते थे। कैसे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस क्या करते हो आप, डेप्रिसिएशन, वैसे ही निकाला जाएगा। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट पोर्शन को तो कंसीडर करोगे ही नहीं आप, इंटरेस्ट तो माइनस नहीं करोगे ना, क्योंकि डेट तो है ही नहीं। इसका मतलब इंटरेस्ट को बिना माइनस किए हुए जो आपका कैश फ्लो बनेगा वो कैश फ्लो आप निकाल लीजिए, ठीक है। आगे, और उसको जब डिस्काउंट करोगे, उस कैश फ्लो को किस रेट से डिस्काउंट करोगे, सोचिए जल्दी से। उस कैश फ्लो को जो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। बोलोगे क्यों? क्योंकि जब फुल्ली इक्विटी से फंड लाया गया है तो इक्विटी का जो कॉस्ट होगा वही हमारे लिए क्या होगा, बताइए, इक्विटी का ही कॉस्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड रिटर्न बनेगा, तो उससे आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे निकालिए और माइनस कर दीजिए 100, तो जो आ गया आपका एक एनपीवी आया। लेकिन ये एनपीवी हमारे लिए क्या है, बताइए, बेस एनपीवी है, ठीक है, बेस एनपीवी है, सिंपल। आइए देखिए यहाँ पे हमने बता दिया, बेस एनपीवी आ गए। वेयर बेस केस एनपीवी इज एनपीवी कैलकुलेटेड ऑन द अजम्पशन दैट प्रोजेक्ट इज होली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी नो डेट। ये आपको अजम्पशन लेना है कि डेट इसमें है ही नहीं। अच्छा चलो, बेस एनपीवी समझ आ गई। अब आइए वापस, अब हम एडजस्टेड की बात करते हैं। कहते हैं अब एडजस्टेड अगर निकालना है तो अब तो सही मायने में तो ये तो अजम्पशन बेस्ड कैलकुलेशन था, आपके डेट तो है इस केस में, हाँ डेट है, तो हम क्या करें, आप मुझे बताइए इसके डेट के आने से क्या हुआ। इस डेट के आने से आपके इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग बनेगी, ठीक है, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला था जिसमें से इंटरेस्ट को माइनस आपने नहीं किया था, इंटरेस्ट माइनस ना करने की वजह से आपने टैक्स ज़्यादा दे दिया होगा, ठीक है। जो टैक्स ज़्यादा दे दिया होगा जिसकी वजह से वो आपका पीएटी जो होगा वो कम हो चुका होगा आपका, ठीक है, यानी कि आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया। तो आप एक काम करिए, इस इंटरेस्ट पे कितना ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, क्योंकि आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया था, क्योंकि आपका अजम्पशन क्या चल रहा था, आपका अजम्पशन था ये तो 100% फुल्ली इक्विटी फाइनेंस है। जब इक्विटी फाइनेंस है तो इंटरेस्ट था ही नहीं, तो जब आपने पीएटी निकाला था तो उसमें ईबीआईटी में से आपने इंटरेस्ट माइनस ही नहीं किया था, यानी कि आपने सीधा ईबीआईटी में से बिना इंटरेस्ट माइनस किए हो माइनस आपने टैक्स कर दिया था।
ठीक है। तो अब आपका जो यहाँ पे आया था इसको आपने पीएटी बोल दिया था, तो आपने वो मिस्टेक कर लिया ना, वो इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग तो छूट गई। तो कहते एक काम करो, ये हो उसका इफेक्ट ना अब डाल दो। हम बोलते हैं अब कैसे डालेंगे, कितने दिन का डिवेंचर है, अब उस पर डिपेंड करता है कि ये कितने दिन का आपने डेट रेज करा था। कुछ ना बोला गया हो तो परपेचुअल अज्यूम करोगे, याद रखना। और अगर कुछ बोला गया हो 4-5 साल का है तो जितने साल का होगा उतने साल का आपका क्या करोगे, जितना इंटरेस्ट बने, इंटरेस्ट नहीं लोगे, इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग, यानी कि टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। अब फाइनाइट लाइफ है या इनडेफिनिट लाइफ है, अगर इनडेफिनिट लाइफ होगी तो सीधा इसको आप किससे डिवाइड करोगे, डिस्काउंट रेट से। यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो आपका टैक्स सेविंग है डेट पे, इसको जो डिस्काउंट किया जाएगा, जब इसको पीवी निकाला जाएगा ना, इसका पीवी, तो बस याद रखना अब कौन सी हम पीवी ले, ठीक है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे केडी यूज करोगे एज ए डिस्काउंट रेट, और वो भी प्री टैक्स, ठीक है। यहाँ पे प्री टैक्स केडी यूज करना है इसके डिस्काउंट के लिए। वैसे थोड़ा सा लॉजिकल नहीं बनता है प्री टैक्स लेना, क्योंकि ये सिर्फ टैक्स सेविंग का पोर्शन है, और टैक्स सेविंग के पोर्शन को डिस्काउंट कर किया जाए तो पोस्ट टैक्स केडी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिसने भी ये थ्योरी दिया है ये प्री टैक्स ले लिया है, जो कि सही मायने में ये थ्योरी क्या बोलेंगे, जब आप लोगों ने एमएम अप्रोच पढ़ा था कभी इंटरमीडिएट में, वहाँ पे उन्होंने जो फॉर्मूला उठा के डाल दिया था ना, आपने लिवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म पढ़ा होगा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म जिसमें डेट नहीं है, प्लस पीवी डेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, जो कभी पढ़ लिया था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, भूल जाइए। वो जो फॉर्मूला दिया गया था ना, ये पॉसिबल ही तब होता है जब प्री टैक्स डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे लॉजिकल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो कंसीडर किया है वो प्री टैक्स क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट को यूज़ किया है। तो बस ये याद रखना है कि जब इस इंटरेस्ट का जो टैक्स सेविंग को हम लोग अलग से ऐड कर रहे हैं, इस बेस में ऐड करेंगे पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, तो इसके लिए प्री टैक्स केडी पे यूज़ करेंगे। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बात है, ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। हम सिंपली कह सकते हैं लॉजिकल तो नहीं है, ठीक है, वो हर तरीके से मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा, लेकिन यही प्रैक्टिस चल रहा है तो हम भी यही प्रैक्टिस यूज़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यही बोला गया है कि बेस केस में जितना बना उसमें ऐड करना है पीवी, किसका पीवी, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ डेट एट द रेट प्री टैक्स केडी। यही थोड़ा सा यूनिक है जो कि हो सकता है याद ना रख पाओ। यहाँ पे आपको केई से यूज करना है, यहाँ पे आपको केई से डिस्काउंट करना है, यहाँ आपको प्री टैक्स केडी से डिस्काउंट करना है और उसका पीवी निकालना है। और जब वो बेस में ऐड कर दोगे तो कहते अब जो आपका एनपीवी आया ना वो एडजस्ट किया हुआ एनपीवी है, डेट वाले का भी इफेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ इंटरप्रिटेशन लिखा था कि इंस्टीट्यूट को ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, जो चीज़ है नहीं, या तो आप स्टडी मैट में लिख के देना चाहिए था। फिर कुछ बच्चे परेशान रहते कि सर हम क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं कर सकते आप, जितना परेशान होगे और कुछ नहीं होने वाला है। आउट ऑफ सिलेबस क्या पूरा चीज़ दुनिया का पढ़ के जाओगे, बट पूछने दो ना। 120 मार्क्स क्यों दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है ना कि आप 20 मार्क्स चॉइस में भी जाइए, फिर भी परेशान रहते हो। 20 मार्क्स हो, छोड़ दो, 10 मार्क्स और नहीं भी बनेगा तब भी 90 मार्क्स सॉल्व कर सकते हो। और अगर 90 मार्क्स अगर आप एक्यूरेटली सॉल्व करोगे तो 90 का 90 आएगा, अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। वैसे 15 मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन चलता है, आपने सही किया तब भी मार्क्स नहीं मिलेगा, गलत किया तब भी मार्क्स मिल जाएगा। तो 10 to 15 मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अप डाउन चलता रहता है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी का अगर 80 मार्क्स आ जाए ना एसएफएम में, उसका पैर ज़मीन पे नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, 80 मार्क्स भी कम नहीं होता है, 70 मार्क्स भी आ जाएगा तो पैर ज़मीन पे नहीं रहते कुछ स्टूडेंट का। तो इसका मतलब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ते रहिए। आ गया ठीक है, आ गया आउट ऑफ सिलेबस, एक क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए, आने दो। आप अकेला थोड़ा ना जिसके लिए आउट ऑफ सिलेबस आया है, बाकी और के लिए भी तो आया है ना। तो इसका मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, सबके लिए, सब मार्केट में जितने स्टूडेंट हैं सबके लिए सेम सिचुएशन है। इसलिए कॉन्फिडेंस बना के रखिए और कुछ पढ़ते जाइए। हाँ, लेकिन अब नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब ये एडजस्टेड एनपीवी आता है तो अब आपके, अब अगर नहीं आता है तो ये आपके अनसिस्टमेटिक रिस्क रहा, क्योंकि आप अपने आप को प्रिपेयर उस तरीके से नहीं किया। बस हो गए, अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आता है तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो जाएगा। चलिए पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। The management of multinational company TL Limited is engaged in a structure of infrastructure project. Okay. A proposal to construct a toll road in Nepal. चलो नेपाल में हम लोग टोल रोड बनाने जा रहे हैं, इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी परचेज ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग $250 लाख। आपको इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा $250 लाख का। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज 10 ईयर्स।
द डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट विल बी चार्ज ऑन SLM बेसिस। अच्छा, तो $250 का है, आप 10 ईयर तक इसका लाइफ है, तो हम कह सकते हैं 25 लाख जो है इसका डेप्रिसिएशन आएगा। ये अभी फिलहाल दिख रहे हैं। EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द टोल रोड इज प्रोजेक्टेड टू बी 33 लाख पर एनम। ध्यान से रखेंगे, 1 ईयर के लिए कितना बन रहा है आपका 33 लाख। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे एक टाइमलाइन बनाता हूँ, 1 2 3, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 10 ईयर तक जाएगी। हर साल डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट से पहले की, इंटरेस्ट से पहले, डेप्रिसिएशन से भी पहले, ठीक है, कितना 33 ना, 33 लाख का आपका क्या आएगा, EBITDA आता रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ओके, डेप्रिसिएशन के लिए 10 ईयर चल रहा था, लेकिन ये जो कलेक्शन होगी, जो आपका टोल रोड कलेक्शन, टोल टैक्स जो कलेक्शन होगी, वो आपका 20 ईयर्स तक का कलेक्शन होगा। याद रखेंगे 0 1 2 3। इसका मतलब जब ये डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो ये सिर्फ 10 ईयर तक जाएगा, यानी कि इसमें कैलकुलेशन जो होगा ना 10 ईयर का अलग और 11 to 20 का अलग करना पड़ेगा, जो अभी फिलहाल दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। To encourage investment, Nepalese government is offering a 15-year term loan of USD 150 lakh at an interest rate of 6% per annum। सब्सिडाइज रेट में आपको टर्म लोन दे दिया गया, लेकिन वो 15 का। यहाँ तो 3 चीज़ बन गए, 10 ईयर के लिए डेप्रेशन अलग कर दिया, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए आपको 15 ईयर कर दिए। अच्छा, आपने यहाँ पे 15 ईयर का लोन लिया, 150 का लोन लिया, ठीक है, और वो सब्सिडाइज रेट पे एट द रेट ऑफ 6% पे आपका एक लोन लिया, यानी ओके। इंटरेस्ट इज टू बी पेड एनुअली, द लोन विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ 15th ईयर इन 1 ट्रेंच, यानी कि आपको पूरा का पूरा लोन का रिपेमेंट 15 ईयर एंड में करना है। प्रिंसिपल का रिपेमेंट हर साल नहीं करना है, हर साल सिर्फ आपका इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट अंडर ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग इज 12% पर एनम। ध्यान सुनेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग इज 12% पर एनम, यानी कि एक तरीके से देखा जाए, जब हम बेस केस निकालेंगे ये वाले इक्विटी, इसका जो के दिया गया, अच्छा ये क्वेश्चन तो है ही नहीं है, तो हमने ऐसे एग्जाम्पल लिया था एक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया इक्विटी का जो कॉस्ट है वो कितना परसेंट है बताना, ये है हमारा 12% का, यानी कि बेस केस निकालने के लिए आपको 12% पे डिस्काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 5.6% पर एनम, 5.6% पर एनम पोस्ट टैक्स, इसका मतलब 70% है, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 70%, ये 8% बनता है। याद रखना, प्री टैक्स 8% का रेट बनता है, प्री टैक्स KD 8% बनता है यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट टैक्स KD इसने इतना दिया है, पोस्ट टैक्स KD इसने कितना दिया था 5.6%। तो कुछ लोगों का मानना ये रहेगा कि ये तो 6% पे लोन दिया गया था, यहाँ पे तो लोन जो दिया गया है 15 ईयर्स के लिए वो तो 6% पे था, तो फिर KD कैसे आप 8% आ गया? वो खुद ही बोला था कि सब्सिडाइज रेट पे, तो उसने सब्सिडरी के बेसिस पे हमें सस्ता रेट पे दे दिया। तो नहीं, हमारे जो कॉस्टिंग आता है डेट पे वो आता है 8% का, हो सकता है दूसरा डेट वगैरह उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा होगा। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, ऑल कैश फ्लो विल बी इन USD, इग्नोर इन्फ्लेशन, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। गिवन आपको 12% पे भी फैक्टर दिया है, एन्युटी फैक्टर दिया है, 8% पे भी दिया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हिंट दे ही दिया कि जो PV निकालना है वो 8% पे। कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पे ये कंफ्यूज कर सकता है कि सर यहाँ पे तो बोरोइंग रेट जो है 6% पे, तो 6% पे हम लोग डिस्काउंट करेंगे, नहीं करोगे, आपको 8% पे PV लाना पड़ेगा टैक्स सेविंग के इंटरेस्ट का। अच्छा, तो अब मुझे बताइए इसमें क्या है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि डेप्रेशन 25 का आएगा। अच्छा, टर्म लोन 15 का लिया है तो आपका एनुअल इंटरेस्ट कितना जाएगा बताओ, 150 लाख का आपने लोन लिया है 6% पे, तो $9 का जाएगा। ये कितने दिन तक जाएगा बताओ, ये 15 ईयर तक। लेकिन आपको क्या करना है बताइए, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करना है। तो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं बताओ, इस 9 का जो टैक्स सेविंग होगा 30% ना, वैसी का PV निकालना है आपको सिर्फ। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये रहा 2.7। इस 2.7 का 15 ईयर का जो भी आपका 8% के बेसिस पे PV बनेगा, वो PV आप एडजस्ट करोगे, ऐड करोगे किस में, आप
बेस एनपीवी में। और बेस एनपीवी कैसे निकालोगे? बेस एनपीवी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 ईयर के कैश फ्लो निकालने होंगे, लेकिन उसमें भी आपका 10 ईयर का कैश फ्लो अलग जाएगा, अगले 10 ईयर का कैश फ्लो अलग जाएगा, क्योंकि 10 ईयर तक का आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन जो है वो 25 लाख का है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो किया है वो देखिए ऐसे, ईबीडीआईटी आ गया 33 का, सीधा टैक्स माइनस कर दिए इसमें से, नेट कैश इनफ्लो एक्सक्लूडिंग टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, अभी हमने डेप्रिसिएशन को भी टैक्स सेविंग नहीं लिया, इतना आ गया हमारा। इसका रीजन है हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करने का, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो 2 कॉलम में करके किया होगा, इंस्टीट्यूट का भी देखना चाहोगे आप लोग, क्या जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या करा, सीधा 20 ईयर का अलग से ले आए, और जो टैक्स सेविंग था ना डेप्रेशन का, वो अलग से कंसीडर कर लिया होगा मैंने, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रेशन। देख रहे हो, इससे क्या हो जा रहा है, हमारा टाइम सेव हो जा रहा है। आप वैसे आपके पास एक दूसरा उपाय था, क्या था पता है, आप ऐसे एक टेबल बना लो, 1 to 10 ईयर का अलग ले लो जिसमें डेप्रेशन आएगा, फिर 11 to 20 ईयर का अलग ले लो, ठीक है। ईबीडीआईटी कितना था बताओ, ये 33 लाख आ रहे थे ना, 33 लाख दोनों तरफ होगा, इसमें से आप डेप्रेशन माइनस करना, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, लेकिन डेप्रेशन माइनस कर सकते। तो यहाँ आप 25 का डेप्रेशन माइनस कर देना, यहाँ माइनस करना, ये जो आएगा ये आपको डेप्रेशन के बाद की प्रॉफिट आ जाएगी। तो 33 - 25 ये आपका 8 आएगा, इधर 33 ही रहेगा, इसमें से टैक्स ले देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डेप्रेशन ऐड कर देना, तो जो आएगा कैश इनफ्लो आ जाएगा। उसमें इंटरेस्ट को कंसीडर ना किए वो कैश इनफ्लो को क्या करना है आपको, इन दोनों को प्रेजेंट में लाना। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ मैं इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, 1 मिनट के लिए, ऐसे ही कुछ करा होगा। तो ये है इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन। इसमें अगर आप चेक करते हो, वैसे इंस्टीट्यूट ने भी वैसे ही दिया है जिस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया यहाँ पे, कि उसने भी ऐसे ही निकाला है कुछ, कि वो तो ईबीडीआईटी को भी अलग से ही ले लिया है, टैक्स का जो सेविंग बनता है उसको भी अलग से ही ले लिया है, डेप्रेशन को भी अलग से ले लिया है। बस एक चीज़ देखना है कि इंस्टीट्यूट ने जो निकाला है 35 का निगेटिव गया है, निगेटिव एनपीवी गया है, और हमारा भी कुछ ऐसा ही 35 का निगेटिव एनपीवी गया है, ठीक है। तो बस कोई नहीं, उससे मेथड से कोई, आपको अगर लॉजिक क्लियर होगा, टाइम वैल्यू अगर पता होगा तो सब काम कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे टेबल बनाएंगे, उनका भी आंसर यहीं पर पहुँचेगा, कहीं और नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 लाइफ हो गया ना, 10 ईयर के अलग, 20 ईयर के अलग, इसीलिए टाइम सेव करने के लिए हमने क्या करा, डेप्रेशन क्या होता है, टैक्स सेविंग तो रेलिवेंट होता है, तो डेप्रेशन का टैक्स सेविंग जितना 10 ईयर का है उसको हमने अलग से पीवी में ले आए, और जो हमारा ईबीडीआईटी का जो टैक्स माइनस करने के बाद डेप्रेशन से पहले वाले प्रॉफिट जाता है उसका सारे को एक ही साथ पीवी में ले आए। तो ये रहा, हमने एक बार इसको पीवी में ले आया, ठीक है, और डेप्रेशन वाले को अलग से पीवी में ले आए, ये वाले। तो जो बेस नेट बना वो हमारे लिए बेस एनपीवी बना। बेस एनपीवी क्या है, यहाँ पे निगेटिव है। एडजस्टेड एनपीवी में क्या करोगे बताओ, वो जो आपका 15 ईयर तक का जो इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग होगी ना, ये जो आपका कहाँ गया 2.7, ये रहा ना, 2.7 को जो आपका टैक्स सेविंग बनता है इंटरेस्ट का 15 ईयर तक 8% पे जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगा वो आप ऐड कर दीजिए, आपका बन जाएगा एडजस्टेड एनपीवी। ये देखो 2.7 को 8% पे, क्योंकि प्री टैक्स क्रेडिट पे डिस्काउंट करना है, तो 8% पे डिस्काउंट करके जो पीवी आएगा 23, ये 23 इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद भी एडजस्टेड एनपीवी आपका निगेटिव बनता है। इंस्टीट्यूट का कितना आ रहा है, उसके बाद भी इंस्टीट्यूट का भी यहाँ पे एडजस्टेड एनपीवी कौन सी, ये रहा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने 2 सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। एक में उसने पॉजिटिव निकाला है, एक में उसने एडजस्टेड एनपीवी जो निकाला है उसने पॉजिटिव निकाला है। ध्यान से देखिए, एक में इन्होंने पॉजिटिव निकाल के दिया आपको इतने का, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव में सॉल्यूशन में आपको निकाल के दिया है -11.982 का, सिंस एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू इज निगेटिव शुड बी एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। इसने ओवरऑल फैक्टर को, ओवरऑल चीज़ों को कंसीडर करके कैलकुलेशन किया है। ज़रूरत नहीं है, आप ये सेकंड वाले सॉल्यूशन को प्रीफर करके चलिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी तक जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने ओल्ड वो स्टडी मैट या जहाँ पे भी डिस्कशन किया है वो सब में सिर्फ टैक्स शील्ड ऑन एडजस्टमेंट, इसी को बस एडजस्टमेंट किया है, किसको क्या कहते हैं, पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट को। तो आप ये आराम से, ये आसान है, इसको आप कंसीडर करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा भी आंसर यही -11,982 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये रहा -9.9812, ठीक है। तो ये आपका एडजस्टेड एनपी वाले ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.7, इस जनवरी 2021 के न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। पता नहीं इंस्टीट्यूट ने इस बार कितना मेहनत करके अपना हुनर दिखाया था क्वेश्चन सेट करने में। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा यूनिक है इस बार के लिए। देखिए क्या है, अ प्रपोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ प्लांट विथ एन एनुअल आउटपुट ऑफ
1 million units. The entire production will be exported at a selling price of $10 million. ना तो ये पता है कि किस कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है, ना ये पता है कि किस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, बट इतना पता है कि जो सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा वो होगा $10 पर यूनिट। अभी तक हमें जो फर्स्ट सेंटेंस से समझ आया वो इतना समझ आया। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन की थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन नहीं अगर कर पाओगे तो सॉल्यूशन छोटा होने के बाद भी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। और एग्ज़ाम में जितना मैंने आंसर्स, अच्छा इसका तो सर्टिफाइड कॉपी चेक नहीं किया था, बहुत ही कम बच्चे जो इसको सॉल्व कर पाया होगा इस क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं। एट द करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज डॉलर कॉस्ट ऑफ लोकल प्रोडक्शन इक्वल्स टू $6 पर यूनिट। बड़ी मुसीबत है, कह रही कि करेंट एक्सचेंज रेट पे, क्या एक्सचेंज रेट है पता ही नहीं है, कौन सी करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है पता ही नहीं है। ये बोला जा रहा है कि डॉलर करेंसी में जो आपका कॉस्ट आएगा वो आएगा $6 पर यूनिट। ओके आगे बढ़ते। डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 10% और 15%, या तो 10% डिक्लाइन करेगा डॉलर या तो 15% डिक्लाइन करेगा। क्या रेट होगा नहीं पता, क्योंकि आज का करंट रेट ही नहीं पता है। आगे कहते चेंज इन लोकल कॉस्ट, यानी कि जब डॉलर जब 10% डेप्रिसिएट करेगा या 15% डेप्रिसिएट करेगा उस टाइम पे जो लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोबेबिलिटी from the expected current level will be as follows. डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ USD, यानी कि अभी जो एक्सचेंज रेट है करंट में अगर वही रहे तो आपको पता ही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ₹6 का आएगा। अच्छा, यानी कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप मुझे बताओ। कॉस्ट के लिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, सेल प्राइस के लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर डॉलर का अगर कन्वर्जन होगी डॉलर अगर डिक्लाइन करेगा 10% या 15% तो उस केस में सेलिंग प्राइस जो आपका $10 का उस पर भी तो कोई इफेक्ट आना चाहिए था, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम जो इनवॉइस बनाएंगे एक्सपोर्ट का वो डॉलर करेंसी में ही बनाएंगे, और वो डॉलर कितने का होगा $10, तो वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज हमारा नहीं आने वाला है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए जो हम प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन के कॉस्ट पे ज़रूर इफेक्ट आ रहा है करेंसी फ्लक्चुएशन का। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि हम जो खर्चा कर रहे होंगे वो खर्चे जो हम लोकल करेंसी में कर रहे होंगे उसको उन्होंने डॉलर करेंसी में कन्वर्ट कराया है, और जहाँ जहाँ कन्वर्जन होगा वहीं पे करेंसी के फ्लक्चुएशन का इफेक्ट दिखेगा। हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन का इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस में इफेक्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया गया है ₹10 का हर सिचुएशन में, लेकिन जब करेंसी 10% डेप्रिसिएट करेगा या 15% डेप्रिसिएट करेगा उस केस में बोला गया है कि हमारे कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, और वो कॉस्ट जो है वो जो हमारा कॉस्ट है वो कह रहे उसमें रिडक्शन आएगी। कितने से? $0.30 पर यूनिट पे, यानी कि जो आपका $6 पर यूनिट था उसमें से 0.30 का रिडक्शन आएगा, तो ये आपका $5.70 पर यूनिट आएगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर अब कोई आप में से ये एनालिसिस करे एक्सचेंज रेट का अजम्पशन लेके, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको ज़रूर आएगा ये कैलकुलेशन करने में कि कॉस्ट कैसे रिडक्शन हो सकता है डॉलर के डेप्रिसिएशन से, क्योंकि डॉलर के डेप्रिसिएशन से आपकी कॉस्ट जो आएगी वो बढ़ेगी, क्योंकि अमाउंट आपका डॉलर करेंसी में है, रूपी करेंसी में नहीं है। आपकी अमाउंट जो होगी ना रूपी करेंसी में कम होगी। चलो उस पर फिलहाल तो हमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो आपको वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, आप अगर चाहो तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लेके जब फ्रेम करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा नज़र आएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉलर का जो डेप्रिसिएशन होगा उस केस पे जाके शायद जो हमारा मटेरियल खरीदना पड़ेगा शायद वही सस्ता आ जाएगा। इसीलिए ये लॉजिकल है, इसमें हमें ज़्यादा एनालिसिस करना ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही लिख के दे दिया है कि हमारा लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन है। ये रिडक्शन 1 लिख के दे दिया तो हमारा खर्चा कम होगा, हमारा खर्चा 5.7 हो जाएगा। फिर बोलता है कि अगर करेंसी 15% डेप्रिसिएट करेगा उस केस में
जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो होगा फर्दर आपका एडिशनल 15.15 डॉलर जाएगी, तो 5.70 माइनस 0.15, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगा आपका 5.7 माइनस 0.15, ये जाएगा आपका 5.55 का। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी 40%, इसकी प्रोबेबिलिटी 40%, इसकी प्रोबेबिलिटी 20%। आगे देखते हैं, द प्लांट एट current exchange rate, the plant at the current exchange rate will have a depreciation of USD 1 million annually। यही इस क्वेश्चन की मुसीबत है, यही इस क्वेश्चन की इंस्टीट्यूट की सजेस्टेड की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो दिया गया है कि करेंट एक्सचेंज रेट पे डिप्रिसिएशन हमारा 1 मिलियन है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो डिप्रिसिएशन है वो करेंसी से कन्वर्ट करके निकाला है, क्योंकि अदरवाइज डिप्रिसिएशन को कभी भी हमें एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अभी आता हूँ, इस पर हम बहस करेंगे, हो सकता है अच्छा खासा टाइम भी चला जाएगा इसको एनालाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे सजेस्टेड में मेरे ओपिनियन से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है मैं पूरा 100% जस्टिफाई करूँगा, तभी आपको बोलूँगा प्रॉब्लम है, और लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन अगर आने वाले टाइम पर रिपीट होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आगे हम देख लेंगे। आज एक देखिए, अज्यूम लोकल टैक्स रेट एट 30%, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अंडर ऑल 3 सिनेरियो ऑफ एक्सचेंज रेट। 3 कंडीशन हो गई, जो अभी का रेट चल रहा है जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अगर 10% डिप्रिसिएट करता है डॉलर या 15% डॉलर डिप्रिसिएट करता है, उस केस में क्या सिचुएशन होगी, यानी कि 3 कंडीशन में, तीनों में आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है। अब ये तो क्लियर है कि एग्जामिनेशन के लिए नया क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक कभी इंस्टीट्यूट ने पूछा ही नहीं था, ना कहीं अवेलेबल था। ठीक है, तो कैसे आप फेस करते एग्जामिनेशन में। मान लीजिए मैं बैठा हूँ एग्जामिनेशन में और मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, बिल्कुल कभी नहीं देखा हुआ है, तो आपको तो वैसे ही पहले बताता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट जाके पढ़ते, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, भाई ये तो पता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तो हमें पता है कैसे निकलता है। तो दिमाग, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी नए क्वेश्चन, देखो पुराने क्वेश्चन पढ़ा होता है, आपको पहले से पता होता है कि सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे दिक्कत तो ये हो जाती है नए क्वेश्चन के, जब इन्फॉर्मेशन ही सब नया नया लग रहा होता है, वहाँ पर जाके हमें दिक्कत ये होती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। ये ऐसा नहीं कि आप ही लोगों के साथ दिक्कत होती है, टीचरों के साथ भी ये दिक्कत होती है, जब नए क्वेश्चन देखते तो शुरुआत कहाँ से करें। जैसे मेरे साथ, मैं पहले बार क्वेश्चन पढ़ा तो मैं तो सिंपल ये करा, अच्छा जी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है सिंपल, क्या होता है बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, यही करते हैं ना हम लोग। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब निकालना है, इस क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट कहीं नहीं दिया, सीधा करंट रेट बोला, लोकल वर्ड यूज करा, 10% डेप्रिसिएशन की बात करा, 15% डेप्रिसिएशन की बात करा, लेकिन जहां भी कुछ है वो सारे के सारे कैलकुलेशन आपका डॉलर करेंसी का अवेलेबल है। तो आप मुझे बताइए, ये तो क्लियर है कि ये डॉलर करेंसी फॉरेन करेंसी है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि होम करेंसी को कोई कन्वर्ट नहीं कराता है। अगर ये डॉलर फॉरेन करेंसी है तभी बार बार कह रहा है कि करंट एक्सचेंज रेट पे इतना आ रहा है, करंट एक्सचेंज रेट पे इतना आ रहा है। अगर आपका होम करेंसी ही होता, जैसे मान लीजिए जिस इंसान का कोई फॉरेन करेंसी में कोई लेना देना नहीं है, तो सारा का सारा कैलकुलेशन अगर वो रुपी करेंसी में करेगा तो उसको कन्वर्जन कराएगा क्यों, सोच के देखो आप। ठीक है, और वैसे ही बोला है कि फॉरेन, यानी कि ये जो सारे कैलकुलेशन चल रहा है, डॉलर हमारा कौन सी करेंसी है, फॉरेन करेंसी है। और आगे बोला भी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालिए, अज्यूमिंग नो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिपैट्रिएशन समझते हो ना, रिपैट्रिएशन जो आपने दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट किया था, वहां जो कमाया उसको अपने कंट्री में वापस लाना, रिपैट्रिएट करना होता है। ठीक है, ये फेमा का लैंग्वेज है आपका, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट। तो हम कह सकते हैं कि रिपैट्रिएशन नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन ये कहता है कि आपको सारे इवैल्यूएशन फॉरेन करेंसी में ही करना है। वैसे अगर आप याद करोगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम लोगों ने इसमें 2 अप्रोच पढ़ा था कि जब भी कोई प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करना होता है, तो देखिए ध्यान से, प्रोजेक्ट को आप चाहे होम करेंसी में इवैल्यूएट करो, चाहे आप प्रोजेक्ट को फॉरेन करेंसी में इवैल्यूएट करो। हमारा जो NPV आता था, वो NPV हमेशा ही
होम करेंसी में होता था, याद है कुछ? क्योंकि वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ ना, एक मिस्टर इंडिया है, वो यूएस में जाके अपना प्रोजेक्ट लगाता है, तो यूएस में जाके वो अपना प्रोजेक्ट लगाएगा तो अपना इवैल्यूएशन जब भी करेगा वो अपने करेंसी में करेगा। वो ये सोचता है कि हमने कितना कमाया, तो यहाँ बैठ के कितना कमाया। तो क्या करते थे बताओ, सारे कैलकुलेशन डॉलर करेंसी में करते थे और लास्ट में जाके हम अपने करेंसी में कन्वर्ट कर दिया करते थे। समझ में आ गया बात? तो जब हम सारे कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में करेंगे और फिर अपने कंट्री में वापस लेके आ जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा देखिएगा, सोचिए ना ध्यान से। तो लेकिन अभी के क्वेश्चन में क्या है कि एक्सचेंज रेट ना दिए होने की वजह से हम लोग उस एनपीवी को या कैश फ्लो को होम करेंसी में कन्वर्ट नहीं करना है या ना करने को बोला गया है। यानी कि हम लोग जो पढ़े थे फॉरेन करेंसी में इवैल्यूएट करने की, तो वही सेम चीज़ चल रहा है अभी भी कि आपको फॉरेन करेंसी में ही पूरे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हो रही है। एनपीवी भी निकलवाएगा, अगर क्वेश्चन में एनपीवी निकलवाया है शायद आगे, वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है, एनपीवी निकालेंगे तो वो आपको सीधा क्या करना है, एनपीवी निकाल देना है। क्योंकि क्या करते थे फॉरेन करेंसी अप्रोच में, फॉरेन करेंसी में एनपीवी निकालते थे और लास्ट में जाके उसको हम होम करेंसी में कन्वर्ट करते थे, यही करते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे करेंसी का रेट ना दिए होने की वजह से हमें यहीं पे आंसर देके और छोड़ देना है। तो इतना तो क्या हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये क्लियर है कि हमें डॉलर करेंसी में कैश फ्लो निकालना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो जब सारा चीज़ डॉलर में दिया ही हुआ है तो हमें पीएटी निकालना है, डेप्रेशन ऐड करना है, बात खत्म। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए तो कोई इशू है ही नहीं। कैसे नहीं है, $10 दे रखा है 3 कंडीशन में, तीनों कंडीशन हमारे सामने अवेलेबल है। सिंपल सी बात है, तीनों कंडीशन अवेलेबल है। हम लोग यहाँ लिखेंगे सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। आप मुझे बताओ सेल प्राइस आपको मालूम है, सेल प्राइस हर केस में, क्योंकि डॉलर करेंसी में इनवॉइस करना है, सॉरी कैलकुलेशन करना है, हर में बोला गया है 10। अब यूनिट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक में आ रहा है कि 6, एक में आ रहा है आपका कितना 5.7, ये 5.70 आ गए, दूसरे में कितना, एक में 5.55, इसमें ये भी आ गए। तो आप मुझे बताइए यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ जाएगी ना, आपका कंट्रीब्यूशन बोलो या जो भी नेट प्रॉफिट बोलो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कहीं पे कोई ऑप्शन तो है ही नहीं ना। तो हम कहते हैं ये जो हमारा आएगा इसमें अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, जितना भी आपका आएगा, प्रॉफिट पर यूनिट बोल दो ना आप, डेप्रिसिएशन से पहले की, ठीक है, और ये जो आएगा आपका ये जितना अमाउंट आएगा इसमें आप कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 1 मिलियन यूनिट्स। तो हर में आप अगर जितना भी वैल्यू आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें आ जाएगा आपका 10 माइनस 5.7, यह आ गया आपका 4.3, यह आ जाता है आपका 10 माइनस 5.77, यह आ गया आपका 4.23। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है 1 मिलियन से, 1 मिलियन से, 1 मिलियन से, ये जो वैल्यू आएगा ये आपका मिलियन में आ जाएगी। ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी हमने माइनस नहीं किया है। ईबीडीटी में से आप माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, फिर माइनस टैक्स कर दो, और फिर आप बाद में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, या ऐसा भी कर सकते थे, ईबीडीटी में से माइनस टैक्स कर दो और लास्ट में डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अब सोचिए, ये हमारा ईबीडीटी तो आ ही गया। चलो एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, 4 मिलियन आ गए, 4.3 मिलियन आ गए, 4.23 मिलियन आ गए। ठीक है जी, चलो ईबीडीटी आ गए। अब हमें डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस करना है। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो इसने बोला है कि करंट एक्सचेंज रेट में, क्योंकि उसके लिए तो इसने बोल दिया कि हमारा खर्चे इतने से कम हो जाएगी, ये तो समझ आ गए। यहाँ पे क्या बोला है कि करंट एक्सचेंज रेट पे डिप्रिसिएशन हमारा 1 मिलियन का है। गजब हो रहा है ये। इसका मतलब क्या ये डिप्रिसिएशन कन्वर्ट करके निकाला गया है क्या, कन्वर्जन के बाद बोला गया है कि ये हमारा 1 मिलियन है? ये तो क्लियर है। अगर एट करंट एक्सचेंज रेट बोला गया है, अगर 1 मिलियन है, इसका मतलब जब ये करेंसी का फ्लक्चुएशन होगी तो क्या हमारा डिप्रिसिएशन चेंज होगी या नहीं होगी? आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ से लेके एफआर में आप लोगों ने क्या कहते हैं फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट के लिए जो आपने फिक्स एसेट्स में देखा, कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा होगा आपने कि डिप्रिसिएशन पे करेंसी फ्लक्चुएशन का क्या इफेक्ट जाएगा। ऐसे कैसे हो गया कि आज तक जो चीज़ नहीं पढ़ा वही क्वेश्चन में कैसे आ गया? क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसमें डिप्रिसिएशन पे भी तो इफेक्ट जाएगी, क्योंकि ये क्लियरली लिखा है कि एट करंट एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट अगर बदलेगा तो डिप्रिसिएशन बदलना चाहिए। फिर तो क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि ये डिप्रिसिएशन जो है ये
कन्वर्ट किया हुआ है, इसका मतलब हमने जो डेप्रिसिएशन निकाला है वो हमारा फॉरेन करेंसी में नहीं निकला हुआ है। इतना तो आप मानते हो। चलो एक काम करते, एक कोई सिचुएशन देखते इससे हट के सोचो, ऐसे नॉर्मली सोचो। एक कोई मिस्टर इंडिया है, वो यूएस में जाके अपना प्रोजेक्ट लगाता है, ठीक है। मान लीजिए $1 लाख का इसने प्रोजेक्ट लगाया और लाइफ है इसका 10 ईयर्स का, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर लाइफ 10 ईयर का है तो आप जो डिप्रेशन देखते थे, जो पहले आप लोग निकाला करते थे, वो डिप्रेशन हो जाया करता था हमारा कितना बताइए, 10,000 का। 1 लाख का कॉस्ट है तो 10,000 का डिप्रेशन। तो हम लोग क्या करते थे, जब कैश इनफ्लो निकालते हैं तो हर साल जितने भी साल होंगे कुछ भी होगा तो हमारा डिप्रेशन कितना रहेगा बताइए। हमारा डिप्रेशन जो रहेगा वो 10,000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। समझ में आ गई बात? ओके जी। अब अभी के केस में हमारे जो केस है उसमें अब बोला गया है कि डिप्रेशन पे करंट एक्सचेंज रेट पे इतना, यानी कि वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमने जो डिप्रेशन निकाला है वो फॉरेन करेंसी में नहीं निकाला है, वो हमारे होम करेंसी के एसेट्स के जो होम करेंसी में डिप्रेशन होगा उसको हमने कन्वर्ट करा हुआ है। बात समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर 1 लाख का हमने मान लीजिए मशीन खरीदा है, वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का डॉलर का हमने लगाया हुआ है, इसका मतलब हमने यहाँ पे 70 लाख का मशीन खरीदा होगा। ध्यान से सोचेंगे, हमने 70 लाख का मशीन खरीदा होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये बोले, सोचिए ये कितने का रेट ले ले, $1 इक्वल टू रुपी कितना हो जाता है, इससे थोड़ा देर के लिए 70। तो ये है कंडीशन नंबर 1 कि अगर हमने 70 लाख का मशीन खरीदा है, अगर आज का 70 का रेट है तो मान लीजिए ये हमारा 1 लाख बनता है, तो हमारा डिप्रेशन कितना आएगा 10,000 का। अब क्वेश्चन में बोला गया कि नहीं जी, दूसरा सिचुएशन हो, अगर यही ऐसा नहीं है कि 1 ईयर बाद की बात कराए कि 1 ईयर बाद इतना से डिक्रीज हो या 1 ईयर बाद इतना से डिक्रीज हो, ये नहीं है। अगर एक्सचेंज रेट 10% कम हो तो क्या होगा? अगर एक्सचेंज रेट 10% कम होता तो सोचो क्या होगा, $1 इक्वल टू ₹63 होगा। पहले ये डाइजेस्ट करें तो आप बताइए आगे, तो हम बात करते हैं आगे। ये क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर $1 का 60, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है, यही दिक्कत है इस क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिएगा, बोला गया है कि डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 10% या 15%। तो अगर डॉलर हमारा डिप्रिशिएट करेगा तो $70 का चल रहा है तो डॉलर का प्राइस 63 जाएगा, तभी तो डॉलर डिप्रिशिएट करेगा। और आपने पहले ही देखा है कि जो करेंसी डिप्रिशिएट करता है उसका प्राइस कम होता है, जो करेंसी डिप्रिशिएट करता है उसका प्राइस कम होता है, ठीक है। और आज आप सोचो, आज अगर $1 इक्वल टू ₹100 हो जाए तो सब लोग क्या बोलेंगे, अरे रुपी डिप्रिशिएट कर गया, रुपी डिप्रिशिएट कर गया, है ना। तो जो करेंसी डिप्रिशिएट करते हैं उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है इसलिए रुपी 70 से कहाँ गया बताइए 100 पे, क्योंकि रुपी जब डिप्रिशिएट करता है तो डॉलर एप्रिशिएट करता है, और डॉलर महंगा होना मतलब डॉलर का प्राइस बढ़ना। समझ में आया कुछ बात? और इस पे हमने ऑलरेडी बहुत बहस किया हुआ है फॉरेन करेंसी चैप्टर में, यहाँ पे हम बहस नहीं करते। वापस आइए, अगर ये 63 होगा तो आप मुझे सोच के बताओ कि उस केस में हमारा फॉरेन करेंसी का, चलो अच्छा इसमें ऐसे करते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट यहाँ पे, ये लो, अगर मान लीजिए 10% इसका डिप्रिसिएशन है तो आप मुझे बताइए कितने डिप्रिसिएशन होंगे, 7 लाख रुपीज़। तो ये 7 लाख का डिप्रिसिएशन जो है ये करेंट एक्सचेंज रेट पे, मान लीजिए वो पहले वाले कंडीशन $1 इक्वल टू रुपी कितना है बताइए 70। तो इस कंडीशन पे हमारा डिप्रेशन कितना है 10,000 का। समझ में आ गया बात? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है कि करंट एक्सचेंज रेट पे हमारा डॉलर का डिप्रेशन इतना है। अब 1 मिलियन उसने लिखा है, हम उसके एग्जाम्पल को नहीं ले रहे, हम थोड़ा छोटा वैल्यू ले रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ना या घटना अमाउंट में आपको वेरीफाई करा रहा है और कुछ नहीं। वापस आइए, अब मुझे बताइए, ये दूसरा कंडीशन है कि अगर उस केस में देखो, अब हम अगर इंडिया से है तो हमारा बुक्स क्या होगा,
रुपी करेंसी में मेंटेन किया गया होगा। हमने अगर एक बार फिक्स एसेट्स बुक कर लिया कि हमारा इन्वेस्टमेंट अगर 70 लाख का है तो हमारे बुक्स में 70 लाख रहेगा और उस 70 लाख पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता रहेगा और वो डेप्रिसिएशन आपका होम करेंसी में आता रहेगा। इसीलिए कभी कन्वर्जन की ज़रूरत दिखता नहीं है, ना तो आज तक किसी इंडियस में लिखा, ना कभी हम लोगों ने एएस में पढ़ा था, कहीं पे डेप्रिसिएशन की कोई जिक्र था ही नहीं, क्योंकि वो जो भी चीज़ था वो हमारा आज का एसेट्स कितने पे होगा वो हम देखा करते थे कि हम आज करेंसी जो एसेट्स है उसको कितने में रिकॉर्ड करेंगे। और जब हमने बुक्स में होम करेंसी में अगर रिकॉर्ड कर दिया तो जो बुक्स में जितना एसेट्स बचा होगा उसको बार बार डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करेंगे और हम डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे। कभी आपको करेंसी का फ्लक्चुएशन का नज़र कभी डेप्रिसिएशन पे नहीं आया होगा और प्रैक्टिकली ना तो आता है। ठीक है, अभी के इस क्वेश्चन में भी कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके का लैंग्वेज लिखा है उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाने घटाने वाले काम करा है। जब क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट में यहाँ पे 10% या 15% का चेंज आया, और यही पॉइंट इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। बाकी तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी है ही नहीं, समझ में आया, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। ये देखो, ये ईवीडीटी आ चुका है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है आपको, और जो वैल्यू आएगा, एक सेकंड, हाँ जी, उसके बाद जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू आपके उसमें से क्या करोगे आप, उसमें से फिर टैक्स माइनस करके डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो बात खत्म हो गई। पहला पार्ट का तो आंसर आ गए। सेकंड पार्ट में जितना बनता है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है। यहाँ पे आपको क्या किया गया है बताइए, प्रोबेबिलिटी अमाउंट गिवन है, तो जब प्रोबेबिलिटी आपका गिवन होगा तो प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये वाले प्रोबेबिलिटी अगर आपको गिवन है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एवरेज कर देना है, आपका एक्सपेक्टेड भी आ जाएगा। थर्ड पार्ट में जाकर एनपी भी निकाल देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो टाइम ही नहीं लगना है, जो भी टाइम लगना है आपको डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट में। ठीक है, आइए वापस। तो अब मैं मुझे बताओ, अगर ये एक्सचेंज रेट चेंज होता है, अगर ये एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो मुझे बताइए डेप्रिसिएशन कितना जाएगा। क्योंकि इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है कि हमारा एक डेप्रिसिएशन जो है वो कन्वर्ट करके निकाला हुआ है। तो आप मुझे बताइए 7 लाख का ये अमाउंट है हमारा, ये सॉरी, ये 7 लाख का अगर हमारा डेप्रिसिएशन है, अगर ये 7 लाख का हमारा डेप्रिसिएशन है तो 63 के रेट पे कितना डॉलर का बनेगा, बताना आपको है मुझे, कितना डॉलर का बनेगा। 7 लाख डिवाइडेड बाय 63 है ना, ये बनेगा 1,11,111। ठीक है जी, 1,11,111। यानी कि क्या होता है, सोचो सोचो थोड़ा ध्यान से। पहले डेप्रिसिएशन 10,000 था, अब डेप्रिसिएशन हमारा 1,11,111 दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है ऐसा, क्योंकि आप ऐसे भी सोचो, जब रुपी डेप्रिसिएट करता है तो रुपी का जो क्वांटिटी होता है ना वो ज़्यादा होता है। आज अगर $1 का 100 रुपीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगा, तो हम कहते हैं वैल्यू क्या है, कम है। पहले एक सामान हुआ करता था, अब सेम चीज़ों में 3-4 सामान हमने क्या किया, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर दिया, इसका वैल्यू कम होता है तभी क्वांटिटी ज़्यादा होता है। जिसका वैल्यू कम होता है उसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है। 2000 के करेंसी नोट का वर्थ ज़्यादा है इसीलिए उसका क्वांटिटी कम होता है। 100 के नोट का वैल्यू कम है इसीलिए इसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है। जो चीज़ वैल्यूएशन में डीवैल्यू करता है या डेप्रिसिएट करता है उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि डॉलर डेप्रिसिएट कर रहा है, अगर डॉलर डेप्रिसिएट कर रहा है तो डॉलर में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपका बढ़ेगा ना कि घटेगा। समझ में आया बात, किसी भी एंगल से आप सोच लो। अगर हमारा करेंसी, अगर हमारा, ध्यान से सुनिए, फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने अपना प्रोजेक्ट डॉलर करेंसी में ही खरीदा हुआ है और डॉलर में ही अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि जो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे निकाला जाता है तो फिर यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन अमाउंट में चेंज आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरीके का लैंग्वेज लिखा है वो कहता है नहीं, हमारा ये जो डेप्रिसिएशन है वो डॉलर करेंसी में नहीं है, हमने डॉलर करेंसी में तो कन्वर्ट किया है, क्योंकि बोला गया है करंट एक्सचेंज रेट पे। यानी कि ये तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करके देन डेप्रिसिएशन हमारा गया है 10 लाख पे, यानी कि 1 मिलियन पे गया हुआ है। तो ये बताता है कि कन्वर्ट किया हुआ है। और अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो उस केस में जब आपका एक्सचेंज रेट घटेगा तो उस केस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटेगा नहीं, उस केस में अमाउंट आपका बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, तो आप 110% से डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 110%,
सर यहाँ कितना परसेंट घट रहा था, 10% घट रहे थे ना, हाँ इसको घटा के तब बढ़ाना है, ठीक है, ये वाले अमाउंट आएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेशन कैसे करा है, इंस्टीट्यूट ने जो कैलकुलेशन किया आपका सीधा कहता है जी डेप्रेसिएशन कितने से, सॉरी करेंसी कितने से डिवैल्यू हुई, 10% से। डेप्रेसिएशन हमारा अगर ये 10% का एक्सचेंज रेट 10% से गिरेगा तो डेप्रेसिएशन हमारा 9000 की आ जाएगी, डेप्रेशन भी 10% गिर जाएगा। अगर हमारा करेंसी 15% डाउन जाएगी तो ये भी हमारा 15% से डाउन चला जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये उल्टा कैलकुलेशन करें, हाँ ये तब के केस में पॉसिबल होता है जब रूपी डेप्रिसिएट कर रहा होता। अगर रूपी डेप्रिसिएट करता देन ये पॉसिबल था, रूपी डेप्रिसिएट होता तो क्या होता है पता है, तब डॉलर डेप्रिसिएट होता, मान लीजिए उस केस में ये 77 पे जाता, 70 में 10% ऐड करते तो 77 हो जाता, उस केस में ये डेप्रिसिएशन आपका जरूरी कम होता, ठीक है। तो उस केस में क्या करते थे, देखो 7 लाख डिवाइडेड बाय 77, ये आ जाता आपका 90, या था 9090.9, ठीक है। यानी कि उस केस में आपका वैल्यू कम जरूर होता। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन किया है सीधा कि देखो जी करेंसी डिप्रेसिएट कर रहा है तो हमने डिप्रेशन को भी क्या कर दिया, घटा दिया। ये बस देख लीजिए, आपको इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। प्रॉब्लम बस एक नज़र आएंगे कि ये जो डिप्रेसिएशन अमाउंट है ये आपको इंस्टीट्यूट ने डिक्रीज़ किया है। बोला था कि आज के एक्सचेंज रेट पे 1 मिलियन है ना, जब करेंसी 10% डाउन जाएगा तो हमारा डिप्रेसिएशन का अमाउंट भी 10% डाउन जाएगा, और अगर करेंसी 15% डाउन जाएगा तो यहाँ से उसने 15% इसको डाउन करके 8,50,000 ले लिया है, जो मुझे जस्टिफाई नहीं करता है। मैंने अपने एंगल से हर तरीके से इसको एनालाइज कर लिया। अगर ये डॉलर डिप्रेसिएट करेगी तो किसी भी हाल में ये नहीं होगा, और क्वेश्चन में जिस तरीके से लिखा गया है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, और यहाँ पे भी लिखा है डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ डॉलर, ठीक है। तो डॉलर अगर डिक्लाइन करेगा तो डॉलर का क्वांटिटी जो होगा ना, यानी कि डॉलर का जो अमाउंट होगा वो बड़ा होगा, अमाउंट छोटा नहीं हो सकता है। अब रहता है सवाल कि हम लोग क्या करें सर, क्या इस कंडीशन में क्या यही चीज़ हम लोग भी यूज़ करें। देखिए अगर ये क्वेश्चन अभी सबसे पहले तो नॉर्मली किसी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी डिप्रेशन कम हो रही है, सॉरी करेंसी डिप्रेसिएट कर रही है, चलो डिप्रेशन का अमाउंट भी घटा दो, सीधा एक लाइन बोलता है और आगे बढ़ते सब। तो जब कोई अभी एनालाइज करेगा ही नहीं, इंस्टीट्यूट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा ही नहीं, आप लोग अगर मेल करोगे ही नहीं तो ये करेक्शन जल्दी से होगा नहीं, ठीक है। और वैसे भी ये यूनिक क्वेश्चन है, और ऐसे यूनिक क्वेश्चन अपने आप याद हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सिर्फ एंड सिर्फ डॉलर करेंसी की बात किया गया है, कहीं पे और दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, अपने लोकल करेंसी की कन्वर्जन करना ही नहीं है, और वहाँ पर डिप्रेशन का अमाउंट दे रखा है जिसमें बोला है कि करंट एक्सचेंज रेट पे इतना आता है। ऐसे यूनिक क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाता है तो याद रखो कि हाँ जी डॉलर डिप्रेसिएट कर रहा है, डिप्रेशन भी हमारा डिप्रेसिएट हो गया। एक लाइन याद रख लीजिए, अगर याद रह जाता है इंस्टीट्यूट का ही सॉल्यूशन फॉलो कर लीजिए, ज़्यादा अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा भी सजेशन यही है। लेकिन हाँ ये जो पॉइंट अगर आप सॉल्व कर रहे हो, बस इस पॉइंट में आप लॉजिक निकालने की कोशिश मत करना कि ये कौन सी लॉजिक आ रहा है, क्योंकि लॉजिक मैंने दिखा दिया है। लॉजिक के बेसिस पे जाओगे तो ये अमाउंट आपका ज़्यादा होगा, ये भी अमाउंट ज़्यादा आएगा अगर ये कन्वर्जन करके निकाला गया है तो। समझ में आया कुछ बात, वापस आइए। हाँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसमें से टैक्स हमने माइनस कर दिया, लास्ट में जाके डिप्रेशन ऐड कर दिया, तो डिप्रेशन ऐड कर दिया, हमारा आ गया कैश फ्लो। अब सेकंड पॉइंट में क्या था बताइए, सेकंड पॉइंट में एक्सपेक्टेड निकालना है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी से एवरेज कर दीजिए, बस सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ले लेके आपको ने तीनों कैश फ्लो को एवरेज कर दिए, बात खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट में क्या था बताइए, वायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। वायबिलिटी कैसे चेक करते बताओ, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अज्यूमिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $25 मिलियन, तो आपको जो एनपीवी निकालोगे उसमें से जितना आपका ये प्रेजेंट ये आया है ना कैश फ्लो, ये सारे कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में निकालेंगे, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 25 मिलियन और देखेंगे एनपीवी कितना आ रहा है। एनपीवी पॉजिटिव है तो हमारा प्रोजेक्ट वायबल है, अदरवाइज नहीं है। ऑन प्लांट एंड वर्किंग कैपिटल विथ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 11%। आपको जो इवैल्यूएशन के लिए डिस्काउंट रेट यूज़ करना है वो डिस्काउंट रेट आपको 11% का यूज़ करना है। और ये जो 25 मिलियन हमने लगाया प्लांट एंड मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल दोनों में। और अगर आपको याद होगा हमने जो पहला क्लास लिया था वहीं पे बोला था कि कोई भी प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होता है हमारा दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक जो हम मशीन में पैसे लगाते हैं वो हो गया, और दूसरा जो वर्किंग कैपिटल में पैसे गया वो होता है। और फिर उसके बाद आगे देखिए इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अराइव्ड अंडर ऑप्शन 2, ये जो दूसरे ऑप्शन में निकाला है उसके बेसिस पे, यानी कि ये जो निकाला है ना दूसरे ऑप्शन में आपका, ये देखो आपने जो 3 कंडीशन में निकाला है, 3 अलग अलग ईयर का कैश फ्लो नहीं है, ध्यान से सोचेंगे। ये जो आपने निकालना है यहाँ पे जो कैश फ्लो जाएंगे वो 3 अलग अलग साल का नहीं है, 3 कंडीशंस है, डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है। तो बोला गया है कि आपने जो ये दिया गया है ये आपका कैश इनफ्लो आ गया, ठीक है।
इसी कैश इनफ्लो को अज्यूम करके और देन आपको ये इवैल्यूएट करना है कि प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। और ये EBIT जो ये कैश इनफ्लो जो है ना, आपने एवरेज करके निकाला था, इन तीनों को एवरेज करा था और वो तीनों को एवरेज करने के बाद कितना कैश फ्लो आया था हमारा 32,26,000 का ही कैश फ्लो अगर आएगा तो बताओ इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाओगे नहीं लगाओगे? अरे ये तो बता दो कितने लाइफ है, लाइफ तो बता दो कुछ। बोला गया है द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स विल ग्रो 3% पर एनम इन परपेचुइटी। समझ आया कुछ बात? हमेशा ही ये 3% से बढ़ता रहेगा, 3% का ग्रोथ आपका अप्लाई हो गया। और आपको पता है कि इनडेफिनिट पीरियड तक एक रेट से बढ़ता जाए तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है? निकालते डिस्काउंट रेट माइनस जी से हम लोग डिवाइड कर देते तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, जो ये कैश इनफ्लो दिया गया है ये 0 ईयर का है या 1 ईयर का है? क्योंकि जहाँ पे भी ग्रोथ आता है तो ग्रोथ के केस में थोड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि अगर हम फर्स्ट ईयर एंड का अज्यूम करें और या तो अभी 0 का अज्यूम करें, क्या होता है आंसर में डिफरेंस आता है। क्योंकि अगर ये 32,26,000 जो हमने निकाला है अभी यहाँ पे 32,20,000, ध्यान से सुनिए, 32,26,000 को अगर हम लोग 0 पीरियड का अज्यूम करेंगे तो हमें फर्स्ट पीरियड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आपको पता है फर्स्ट पीरियड का कैलकुलेशन करने के लिए फिर हमें ग्रोथ को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32,26,000 प्लस 3% का ग्रोथ, तो ये जाएगा आपका 33,22,780। फिर इसको हम डिस्काउंट करेंगे और यही आपका सिलसिला चलता रहेगा कब तक? इनडेफिनिट पीरियड तक। तो इसको हम लोग पीवी में कैलकुलेट करेंगे और जब इसका पीवी में निकालेंगे तो 33,22,780 डिवाइडेड बाय 11% का डिस्काउंट रेट दिया गया था, 3% का ग्रोथ रेट था, इससे पीवी आ जाएगा, ये पीवीएफ इनफ्लो आ जाएगा। अगर आप ये अज्यूम करोगे नहीं जी ये तो 0 पीरियड का है, सॉरी 1 पीरियड का है, तो यही अमाउंट सीधा यहाँ आ जाएगा 32,26,000 पे। तो उस केस में आपको यहाँ जो न्यूमरेटर जाएगा ना 32,26,000 जाएगा, इसमें आंसर का डिफरेंस आएगा। देखिए क्वेश्चन में कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो आप सीधा अजम्पशन ले लो कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये आज का, और वैसे भी देखो ये बार बार क्या वर्ड यूज किया है, करेंट एक्सचेंज रेट, करेंट एक्सचेंज रेट, करेंट एक्सचेंज रेट। ये इंडिकेट करता है हर जगह कि हम आज खड़े हैं, तो आज खड़े हैं तो ये जो कैश फ्लो था हमारा आज का था, और हमें जब पीवी निकालना है तो वो 1 ईयर से इंडेफिनिट पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो आपका अमाउंट आएगा इस पे कैलकुलेशन करना है आपको 32,26,000 प्लस 3% डिवाइडेड बाई 7 3 10 4 8 9 10 11 8%, ये आ जाएगा आपका 41534750, है ना। इतना आपका आता है कह सकते 41.53 मिलियन है, 25 मिलियन गया आपका, तो 41.53 माइनस 25 मिलियन का वो है, तो हम कह सकते हैं 16.53 मिलियन का आपका यहाँ पे एनपीवी होगा। 16.53 एनपीवी 16.53 ये रहा, 16.53 मिलियन का एनपीवी है। एनपीवी पॉजिटिव होने की वजह से पैसे लगाना चाहिए। क्वेश्चन एक बार अगर अभी पढ़ लोगे, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तीनों में थोड़ा सा वेटेज था। इस क्वेश्चन को भी अगर एक बार पढ़ के एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे, अगर एक एडजस्टमेंट याद रहता है कि करेंसी डेप्रिसिएट करा है तो हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएट करेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा ही नया क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, तो उस केस में तो फिर आपने लॉजिक के बेसिस पे बनाओ ना जो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सिंपल बोलना है, वहाँ पे वैल्यू बढ़ा देना, घटाना मत, वैल्यू को क्या कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए। मार्क्स मिलना ना मिलना इंस्टीट्यूट पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे भी हम लोग 15 मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन को दिमाग में लेके एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। तो इसी से हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का भी 2 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है। अगर आप जाओगे लाइब्रेरी में तो आपके वैल्यू एट रिस्क करके जो आपका ये है ये आपको मिल जाएंगे। ये वैल्यू एट रिस्क मैनेजमेंट, इसमें थियरी भी है और इसमें न्यूमेरिकल है, दोनों पे हमने डिस्कशन किया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 घंटे का वीडियो है, ये 3 आवर्स का वीडियो है, उसको देख लेंगे ज़्यादा समझ आ जाएंगे। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट उन्हीं को आएगा जिनको 2 चीज़ आता हो, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन का उसको लॉजिक क्लियर हो। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बस फार्मूला वाइज आप कैलकुलेशन करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि यहाँ डेट की वेरिएशन आएगी, परसेंटेज की चेंज आएगी, वैल्यू की चेंज आएगी, यानी कि परसेंटेज का क्या रोल है, वैल्यू का क्या रोल है स्टैंडर्ड डेविएशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन पीरियड वाइज कैसे चेंज होता है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका ये सारे
क्या कहते हैं ये समझ आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए आपका वीडियो डला हुआ है, उसमें आपका PDF होगा, वहाँ से आप जाके अगर याद करोगे तो हम लोग क्या करते हैं रिस्क का वैल्यू निकालते कि अगर मैं मार्केट में जाके रिस्क लूँ तो हमारा उस मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है, जिसको वैल्यू एट रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क कुछ नहीं है, जितना से फ्लक्चुएशन है वही आपका रिस्क है। ठीक है, आप मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, रिस्क होता था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही एक तरीके से रिस्क है हमारे लिए, लेकिन उसमें क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एवरेज है, उस एवरेज को एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ध्यान से देखो एवरेज पीरियड इतना है, तो अब एवरेज जो निकाला गया अगर एवरेज बीच में है तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ऐसे समझो आप, मिनिमम इतना है मैक्सिमम इतना है, तो एवरेज हमारा बीच का आता है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एवरेज है ना, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला गया वो एवरेज है। तो मैक्सिमम की हम बात करें तो आप मुझे बताओ एवरेज तो हमारा यहाँ बीच में फॉल कर रहा होगा, तो उसको मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचाना पड़ेगा ना, मैं ये डिफरेंसेज लेके। तो ये जो मैक्सिमम कितना जाएगा तो हमारा जेड वैल्यू बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हमने जेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। तो बस स्टैंडर्ड डेविएशन आना चाहिए आपको निकालने, और उसमें आप जेड स्कोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आपका जेड स्कोर कैसे निकालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जाके देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो रुपीज़ में होगा, याद रखना दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज के स्टैंडर्ड डेविएशन को इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है रुपये में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आपने कितने दिन का मैक्सिमम लॉस निकालते हो, कि मार्केट में आपने पैसे लगाया 1 डे का मैक्सिमम लॉस जो होगा वो अलग होगा और 5 डेज का मैक्सिमम लॉस अलग होगा, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ने से आपका लॉस जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो आपको मैक्सिमम लॉस इन 5 डेज निकालना है। बोलोगे 5 डेज क्यों बोला, क्योंकि 1 वीक में 5 ट्रेडिंग डेज होता है। तो अगर किसी ने बोला कि अच्छा जी बताओ एक हफ्ते में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है अगर मैं मार्केट में पैसे लगाऊं, तो यानी कि वैल्यू एट रिस्क आपको 1 वीक का निकालना है, तो 5 डेज का रिस्क आ गया। तो एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन से आपका नहीं 5 दिन का रिस्क आ जाएगा। अगर 5 डेज का रिस्क निकालना है तो 5 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना पड़ेगा। और वो जो 5 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, तो जो 1 डे का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें जितने पीरियड का निकालना है उसमें स्क्वायर रूट कर देना उस चीज़ों से। अब ये जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स इसका लॉजिक आता है, ये जो आपका कितने दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, अगर x डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे x डेज का, तो आपको कितने दिन का लेना पड़ेगा, x डेज का जो स्क्वायर रूट होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन डेली चेंज के स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब अगर यही क्वेश्चन के अंदर अगर क्या कहते हैं वीकली 1 हफ्ते का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप अगर 1 मंथ का निकाल रहे हो रिस्क, तो 1 मंथ का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अगर क्वेश्चन में मंथली चेंज का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो उस केस में क्या होगा 1 डे के चेंज मल्टीप्लाई बाय, अब मंथ में कितने ट्रेडिंग डेज होता है, अगर कहता है 20 ट्रेडिंग डेज है तो 20 मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे, अगर डेली है तो डेज का स्क्वायर रूट, अगर ये मंथली लोगे तो मंथ का स्क्वायर रूट। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ आपने बताया था। जैसे इस बार के क्वेश्चन जो आ रखा है जो अभी आया हुआ है, अभी क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखने जाते हो तो यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, अच्छा इसमें तो चलो ठीक है हम लिंक कर देंगे उसको, ठीक है वापस आ जाइए। तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने आना चाहिए, जेड स्कोर आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देख लीजिए, जेड वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसके लिए आपको डेरिवेटिव का हमारा पूरा डिस्कशन याद होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा है उसमें भी मैंने आपको बता रखा है कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग बता रखा है कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है, 98% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है, एंड सो ऑन। ये PDF जो है ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का यूट्यूब पे वीडियो जो अपलोडेड है वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना प्रोबेबिलिटी देखना, ये सब चीज़ आपको पता है। चलो ठीक है वापस आते हैं हम लोग, हम कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे थे, हम क्वेश्चन पे ही जाना था बट थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया। ठीक है वापस आइए, यहाँ पे क्या कहता है कि देखिए सपोज यू होल्ड, ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपने तरफ से क्या करा है 3 कॉन्फिडेंस लेवल लेके और फिर आपको बोला है कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। क्योंकि देखो होता क्या है रटा रटा है, अगर टेबल आ गया कभी एग्जामिनेशन में और टेबल नहीं देखने आया तो फिर लुट जाओगे। जैसे इस बार का जो क्वेश्चन पूछा है, इस बार के क्वेश्चन में टेबल तो दिया लेकिन टेबल की खैर वैसे ज़रूरत नहीं था क्योंकि सबको याद ही हुआ करते थे। कैसे, वैसे टेबल का वैल्यू में भी कुछ मिस्टेक है, वैल्यू मिस्टेक है और 99% कॉन्फिडेंस लेवल बोला गया। 99% कॉन्फिडेंस लेवल तो सबको पहले से याद होता है। अगर यहीं पे गलती से 98 दे देता या 97 दे देता या 95.5 दे देता, कुछ देखो क्वेश्चन तो कैसे ही बनाया जाता है, उस केस में आप लूट जाओगे और अगर याद नहीं रहेगा तो इसीलिए मैंने बोला था कि टेबल देख के रखिए। वैसे इस क्वेश्चन में तो बच जाते जो आपका नवंबर 2020 में आया था। अगर ये टेबल देखने नहीं भी आता तो भी काम चल जाता क्योंकि 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर आपको पहले से ही
जेड स्कोर याद होता है। आइए वापस, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा अच्छा एक मिनट एक एक करके पढ़ते हैं। विच मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन 2% पर डे, 1 डे का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, याद रखना, और वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन किस में, परसेंटेज में। हमें अगर रिस्क निकालना है तो अमाउंट में स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, और वो भी कितने दिन का हम रिस्क निकाल रहे हैं उतने दिन का चाहिए। बस 2 चीज़ याद रखेंगे, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अज्यूमिंग 260 ट्रेडिंग डेज, ध्यान से सुनिए, अज्यूमिंग 260 ट्रेडिंग डेज इन अ ईयर, मतलब क्या हुआ बताइए, एक साल में 260 ट्रेडिंग डेज है, ठीक है। डिटरमिन मैक्सिमम लॉस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक, एक हफ्ते में कितना होगा, आप मुझे बताइए टोटल कितने वीक होता है। अगर 260 ट्रेडिंग डेज है, कितने दिन में बताना, क्या कहते हैं 52 वीक में, तो एक हफ्ते में कितना, क्योंकि मैंने आपको बोला है जी बताओ मैं मार्केट में अगर पैसे लगाता हूं तो 1 वीक के लिए अगर मार्केट में पैसे लगाऊं तो मैक्सिमम लॉस कितना जा सकता है। तो ये जो 2% का चेंज बताया गया है वो तो एक दिन का है, तो वैसे देखा जाए तो एक दिन का 2% अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हमारा 1 वीक में तो 5 ट्रेडिंग डेज जाएगा ना। कैसे देखो ना आप, 1 वीक में कितना जा रहा है, 260 डिवाइडेड बाई 52, ये देखो 5 ट्रेडिंग डेज, और वैसे मंडे टू फ्राइडे ही ट्रेडिंग होता है 5 डेज का। तो आपको जो रिस्क निकालना है ना 5 दिन का, मतलब क्या हुआ कि 5 डेज में मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। आपके दिमाग में ये आएगा कि सर 5 दिन का, सॉरी 1 दिन का एवरेज में अगर 2% फ्लक्चुएट होता है तो 5 डेज में तो 10% होगा, तो 10% का हमारा रिस्क आ गया, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जितना उसका 10% ले लीजिए और उसका जेड स्कोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बन जाएगी। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय जेड स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय जेड स्कोर। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, वैल्यू में कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज वाले स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल। तो अब मैं कहता हूं कि 5 डेज का मुझे रिस्क निकालना है तो 5 दिन का मुझे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे बताओ, 2% को मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट जो है स्टैटिस्टिक्स टेक्निक का आपका कैलकुलेशन आता है, ठीक है। 4 का, सॉरी कहाँ गया, ये तो 1 डे का आ गया, 1 डे का हमने डेली रुपीज़ में निकाल दिया। रुपीज़ में कैसे आएगा, जितना आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है उसका 2%, क्योंकि जितना इन्वेस्ट करूंगा उसका 2% ही तो लॉस होगी ना। तो हमारा 200 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका 2%, एक दिन में 4 लाख का लॉस जा सकता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। 5 दिन में कितना होगा, इतने का आ गया। तो हम कह सकते हैं ये आ गया। अब बस मुझे क्या चाहिए, इसमें जेड स्कोर से मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म हो गया। तो ये देखो जहाँ जहाँ भी मैंने वैल्यू निकाला होगा पहला केस में, तो ये रहा वही वाले वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला है, इसमें बस जेड स्कोर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको पता है कि 2.33 आता है। और आपको मैंने देखने के लिए बताया था कि जब आप क्यूमुलेटिव टेबल देखने जाओगे, क्यूमुलेटिव टेबल अगर आप देखोगे, कहाँ गया जी, ये रहा। अगर आपको क्यूमुलेटिव टेबल देखना है, ये वाले कहाँ गया, ये रहा। हाँ, तो आपको क्या करना है, अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल है तो आपका ये प्रोबेबिलिटी कितना लेना है बताइए, 0.99, यानी कि ये एरिया का प्रोबेबिलिटी कितना रह जाएगा, 0.01। तो आपको क्या करना है, ये जो 99% प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो 99% प्रोबेबिलिटी है कितने जेड पे आएगा, वही जेड आपको निकालना है, वही जेड स्कोर निकालना है। आपको पता है डिफरेंट टेबल्स होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करता है, मैं अज्यूम करता हूँ कि क्यूमुलेटिव टेबल दिया जाएगा। जैसे इस बार का भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसमें क्यूमुलेटिव टेबल ही दिया गया था ये वाले क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, ये जो टेबल है ये क्यूमुलेटिव टेबल है, आपको वेरीफाई करा देता हूं अपने यहाँ से। देखो Z.22 पे 9861 आ रहा है, Z.22 पे 9868 आ रहा है, याद कर लो। Z.22 पे 9868 यानी कि 98.61% का प्रोबेबिलिटी है Z2.2 पे। जो हमने आपको टेबल दे रखा है, आप अपने बुक में जाके चेक करेंगे, और जो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट में भी जो टेबल यूज़ किया था वो टेबल था हमारा कौन सी बताइए। ये मैंने थोड़ा सा अच्छे रिजोल्यूशन वाले यूज़ किया है, क्योंकि जो पहले वाले वीडियो में यूज़ किया था उसमें रिजोल्यूशन थोड़ा फट रहा था। स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल, और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल का मतलब क्या है, ये सब हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। बहुत टाइम लगा के, पूरे 2.5 घंटे लगाते हैं हम सिर्फ किस में, डेरिवेटिव चैप्टर में। अगर किसी को याद होगा तो 2.5 घंटे कहाँ, पूरे एक लेक्चर, यानी कि 3.5 आवर हम कह सकते हैं। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, टेबल को समझने के लिए पूरे के पूरे 3.5 आवर लगाते हैं। अब वो याद होना चाहिए, यानी कि इसके लिए हमने डेरिवेटिव चैप्टर में ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल पढ़ने से पहले हमने इसमें दे रखा है आपको 3.5। आप जाओगे तो रिवीजन वीडियो में भी मैंने ऊपर बात किया होगा, रिवीजन वीडियो में मैंने हाँ ऊपर ही किया होगा, क्योंकि इतना तो हम टाइम दे नहीं सकते। चलो वापस आइए। तो क्यूमुलेटिव टेबल के अंदर कौन सी जेड देखना था हमें, 2.2 वाले। तो ये देखो क्यूमुलेटिव का 2.2, मैं ये
ये रहा। अभी देखा था उधर क्या टेबल जो दिया था इंस्टीट्यूट ने कितना दिया था, 9861 वाले दिया था, यानी कि इसी टेबल का इतना वाले पोर्शन जो भी कुछ बन रहा था, अब कितना तक दिया था पता नहीं, मुझे याद भी नहीं कितना तक दिया था जी इसमें, 2.4 2.2 ये 3 ही लाइन दिया है इसने, यानी कि इसी टेबल से इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना पोर्शन आपको दे दिया। ध्यान से देखो, यहाँ से इतने, ये जो आपको 3 लाइन बनते हैं, ये 3 लाइन आपको टेबल एग्जामिनेशन में दे दिए, ठीक है। और 99% कॉन्फिडेंस पूछा तो बच गए, अगर यहीं पे कुछ और कॉन्फिडेंस लेवल पूछता तो शायद आप लुट जाते, ठीक है। तो चलिए वापस हम क्या करते हैं बताइए। क्यूमुलेटिव टेबल में हम लोग टेबल कैसे देखते हैं, टेबल में हम लोग सिर्फ ये देखने जाते हैं कितने % कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल है तो क्यूमुलेटिव टेबल में हमें 0.99 प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी 0.99 ढूंढना है। ढूंढिए इसे 0.99 प्रोबेबिलिटी कहाँ दिखता है, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, पूरे ढूंढिए इसमें 0.99 कहाँ मिलता है, वो जहाँ मिलेगा वो जेड स्कोर आपके लिए यूज़ करना है 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे। अगर 98% कॉन्फिडेंस लेवल यूज़ करना है तो इसमें पूरा में ढूंढना है कि 0.98 कहाँ है। अगर 0.98 नहीं मिलेगा तो आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, याद रखेंगे। तो चलिए पहले 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे चलते हैं। तो 99 मुझे लगता है यही है, इसमें भी थोड़ा सा डेविएशन है, 0.9901 है, तो कोई बात नहीं, लोग मान लेते हैं कि चलो 0.990101 बहुत छोटा है, इग्नोरेबल है, तो इग्नोर अगर कर दे तो ये 0.99 जो है कितने जेड पे है, तो जेड जो है आपका 2.3 और ऊपर देखो 3, तो 2.33, यानी कि जेड स्कोर जो 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे बनेगा वो कितना बनेगा बताइए, 2.33। तो यही 2.3 आ गए, तो इतना हमारा बन जाता है मैक्सिमम लॉस 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे। अगर 98% कॉन्फिडेंस लेवल पे जाएंगे तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन तो वही रहेगा जो हमने ऊपर निकाला था, कौन सी वाले, 8.944 ही रहेगा, 8.944 ही रहेगा। सिर्फ आपको लेना क्या है, जेड स्कोर लेना है कितने % कॉन्फिडेंस लेवल पे, 98% कॉन्फिडेंस लेवल पे। आपको करना क्या है, टेबल में जाना है और उस टेबल के अंदर क्यूमुलेटिव टेबल में जाना है। 4 तरह का टेबल है, मैं स्टैंडर्ड टेबल की नहीं बात कर रहा, मैं 1 टिल टेबल की बात नहीं कर रहा, मैं 2 टिल टेबल की भी बात नहीं कर रहा, मैं क्यूमुलेटिव टेबल की बात कर रहा हूँ सीधा, क्योंकि अगर टेबल बदलेगा तो आपको देखने का तरीका बदलेगा। मैंने यहाँ ऑलरेडी बता रखा है, देखो जी, अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल देखोगे तो सिचुएशन अलग पैदा होगा, 1 टेल टेबल देखोगे तो सिचुएशन अलग पैदा होगा, 2 टेल टेबल देखोगे तो अलग होगा। हम जो भी देख रहे हैं कौन सी टेबल देख ले, क्यूमुलेटिव टेबल देख रहे, ठीक है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को देख के अगर आपको कॉन्फिडेंस लेना है लीजिए, नहीं तो फिलहाल अभी आपको यहाँ से हम इतना बता दे रहे। देखो तो अब क्या करना है, क्यूमुलेटिव टेबल में जाएंगे और 98% कॉन्फिडेंस लेवल ढूंढेंगे। हमें इस टेबल में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 98% देखना है। देखते हैं 98% कहाँ है, देखिए 98% 0.98 चाहिए हमें, इस दोनों के बीच में है, मुझे दिख रहा है, यानी कि मेरा जो 0.98 होगा ना वो यहाँ पे होगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। कैसे, 0.9798, यहाँ पे 0.002 की गैप है और उधर 0.0003 की गैप है, यानी कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है 98%, वो जेड कहाँ फॉल करेगा पता है, इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा कम। तो हमें क्या करना है, इंटरपोलेट कर देना है टेबल के अंदर। ये दोनों वैल्यू उठाएंगे, ये, और इसको इंटरपोलेट करेंगे। और इंटरपोलेशन कैसे किया जाता है आपको बहुत अच्छे से पता है। 9.98 है इतने जेड पे, ये वैल्यू है आपका इतने जेड पे, ये कहाँ पे होगा ये कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको इंटरपोलेशन जो हम लोग जैसे करते हैं डिफरेंस लेके कर दिए, उससे आपका इंटरपोलेशन के 2.054 आना चाहिए। और वैसे भी क्या होना चाहिए बताइए, अभी मैंने जो बताया था टेबल के अंदर कि हाँ जी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखो दोनों के बीच में कैसे होगा, 2.505 और 2.06 के बीच में होगा। तो हमारे जो निकाला है 2.054 आया है, तो ठीक है 2.054 आ गए, ये देखो 2.054, तो इससे हमारा इतना वैल्यू आ गया। वैसे ही हमने कितने % कॉन्फिडेंस लेवल पे पूछा आपको, 0.95 पे, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो बताओ टेबल में क्या करने जाओगे, टेबल में जो आपका आंसर आएगा 95% का आपका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। 95% का प्रोबेबिलिटी देखिए इस पूरे टेबल में अंदर कहाँ आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये है 95 से नीचे और ये है ऊपर। देखा जाए तो एग्जैक्टली मिड में ही फॉल करेगा, एग्जैक्टली मिड में फॉल करेगा ये, क्योंकि 0.005 नीचे है, 0.005 ऊपर है। जब इंटरपोलेशन करोगे तो इंटरपोलेशन एग्जैक्टली मिड में फॉल करेगा इसका, यानी कि ये आएगा 45 पे आएगा, 45 पे जाएगा, 0.045 पे, यानी कि इधर कितना है, इधर है आपका 1.6, तो 1.645 जाएगा इसका जेड वैल्यू, 1.045। और इतना पता होगा कि दो वैल्यू के मिड में अगर हमारे कोई डिजायर्ड रेट है तो दोनों के बीच में ही आता है, ठीक है। ये सब चीज़ ऑलरेडी भी मैंने यहाँ बता रखा है कि देखो जी ये एग्जैक्टली मिड में फॉल करने की वजह से दोनों को डिवाइड
प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। किसी को लगता है नहीं हम तो ऐसे नहीं करते, तो आप ये काम कर लीजिए, एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचोगे जो हमने यहाँ पे करके दिया है। तो देखो हमने अभी बोला था ना 1.645 आएगी, यहाँ पे दिखाया तो था 1.645 आएगी, 1.6 और 45 है ना। तो 1.645 जो होगा उसका जेड स्कोर होगी 95% पे, तो 95% पे 1.645 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, यही आपको आता है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1, जो कि इस बार इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 में पूछा गया है। बहुत बच्चे ने बहुत मिस्टेक किया, मुझे नहीं पता क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था, क्यों मिस्टेक किया वो आप ही को पता होगा। ये पढ़ते ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग बिफोर ओपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है मंगलवार को, ठीक है। एन इन्वेस्टर वाइल गोइंग थ्रू हिज बैंक स्टेटमेंट, वो अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक कर रहा था, तो ही ऑब्जर्व दैट एन अमाउंट ऑफ 7 लाख इज लाइंग इन हिज बैंक अकाउंट, उनको लगा कि मेरे बैंक में तो 7 लाख पड़ा हुआ है जी ऐसे ही। दिस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम ट्यूसडे टिल फ्राइडे, यानी कि आपका क्या बोला गया है, हम ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ट्यूसडे यूज़ करेंगे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मैं ट्यूसडे को भी यूज़ कर सकता हूँ, वेंसडे को भी कर सकता हूँ, थर्सडे भी को भी कर सकता हूँ, क्या कहते हैं फ्राइडे को भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं इस पैसे को 4 डेज तक यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट अवेलेबल फॉर ओके, द बैंक रिक्वायर्स मिनिमम बैलेंस ऑफ 1000 ऑल टाइम, मेरे पास बैंक में 7 लाख पड़ा हुआ है, जिसमें से कहते हैं कि मेरे को बैंक में 1000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं अगर इसमें से विड्रॉ करूं तो आपको 6,99,000 का पैसे इस बैंक से आप निकाल सकते हो। मिनिमम बैलेंस तो रखोगे ही ना, कुछ लोग बोलेंगे हम तो पूरा ही निकाल लेंगे, निकालोगे तो पेनल्टी भी तो आएगी, तो ये तो अजम्पशन लोगे ना, फेयर रह के ही तो सोचोगे। एन इन्वेस्टर डिजायर्स टू मेक अ मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट where value at risk should not exceed the balance lying in his bank account। यही लैंग्वेज कुछ लोगों ने नहीं इंटरप्रेट कर पाया, ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया है। देखो इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि मैं मार्केट में कितने पैसे लगाऊं। आप लोगों में से, क्योंकि ये तो मैंने सर्टिफाइड कॉपी भी आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट 500 से ज़्यादा बच्चे ने जब मुझे सर्टिफाइड कॉपी भेजा था, जिसमें से 375 के आसपास चेक करने के बाद जब मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने आपको सारे दिखाया था कि इस स्टूडेंट ने कैसे कैसे मिस्टेक किया हुआ था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा सर्टिफाइड कॉपी वाले। आइए वापस आते हैं हम लोग। ये कहते हैं कि क्वेश्चन ने जो मिस्टेक की तो हम बात ही नहीं करें, हम तो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, मिस्टेक तो जहाँ बोलना था वहाँ बोल दिया। इन्वेस्टर डिजायर्स टू मेक एन मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट कितना करूं, लेकिन स्टूडेंट ने क्या अज्यूम करा कि इतना का मैक्सिमम रिस्क है। नहीं, इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा है, वीएआर नहीं पूछा है, रट्टा लगा के जाते हो वैल्यू एट रिस्क पूछा है, वैल्यू रिस्क निकाल देते, ऐसा नहीं है। कितना मैं इन्वेस्टमेंट करूं, वेयर वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन द बैंक अकाउंट, बैंक में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं हो। मतलब मैं जितना बैंक में सारे के सारे गवा के आ जाऊं, इसके लिए बताओ कितने पैसे मार्केट में लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको रिस्क कितना लेना है, 7 लाख या 6,99,000, क्योंकि बैंक में जितने पैसे हैं वो सारे गवाने का मतलब 6,99,000 गवाना है, क्योंकि 1,000 का तो मिनिमम बैलेंस रखोगे ना, आप इतना ही तो विड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जितना विड्रॉ कर सकते हो उतना ही तो मैक्सिमम आप गवा सकते हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू एट रिस्क दे रखा है आपको 6,99,000 का। आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज 1.5%। मैंने बोला था ध्यान से पढ़ना कि कितने दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर यही 1 वीक का स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो ये 7 डेज का होता। अगर यही पर मंथ बोला होता तो ये आपका कितने दिन का होता, फिर आपका पर मंथ, फिर वो आपको ट्रेडिंग डेज भी देता कि 1 मंथ में कितना ट्रेडिंग डेज होता है, 5 होता है 1 वीक में, और 4 वीक होता है आपका 1 मंथ में। टोटल 20 डेज का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता, तो फिर उसी हिसाब से उसको 1 डे पे लाना पड़ता आपको। 1 डे पे नहीं, हमारे को तो 4 दिन का रिस्क लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो आप 6,99,000 जो गवाओगे वो 6,99,000 कितने दिन में गवाओगे, ये टोटल 4 दिन का रिस्क है। याद रखना, ये जो VAR 6,99,000 डेज है, ये VAR फॉर कितने दिन के लिए, 4 डेज VAR, इतना है आपका, एक क्वेश्चन में गिवन है, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 4 डेज का VAR क्या कहता है।
4 डेज का वैल्यू एट रिस्क आपको पता है 6,99,000 का, और ये भी पता है कि वैल्यू कितना, रिस्क कितना होता है। जो हमारा 4 डेज का स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4 डेज ही तो आपका रिस्क है, मल्टीप्लाई बाय जेड ले लीजिए, इससे आपका क्या हो जाएगा 6,99,000 ये आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 4 डेज का स्टैंडर्ड डिविएशन वो भी किस में लेना है, रुपीज़ में लेना है। और ये कैसे आता है रुपीज़ में, आप कितना इन्वेस्ट करते हो उस पर कितने का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जाता है परसेंटेज वाले, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज वाले स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है ना, तो मैं इतना लगाऊंगा, इसका इतना परसेंट मल्टीप्लाई बाय जेड स्कोर 6,99,000। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन में ये आपको निकाल लेना है कितने दिन का, 4 डेज का। 4 डेज का कैसे निकालोगे, 1 डेज का गिवन है आपको, 1 डेज का 1.5% गिवन है, तो आप मुझे बताइए इसको 4 के स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन 3% आ गया। तो आप मुझे बताओ ये आपका 3% आ गए, ये आपका जेड स्कोर तो निकालना ही पड़ेगा ना आपको। अब जेड के लिए आप देखिए कितना परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया है, यहाँ बोलता है 99% कॉन्फिडेंस लेवल। तो आप मुझे बताइए 99% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है कि आपको 99 देखना है, ये देखो 99। अब ये 99 देखने जाओगे तो पॉइंट देखो 2.33 पे काम चल गई ना, तो 2.33 अगर नहीं भी याद रहता तो यहाँ से काम चल जाता, तो ये रहा 2.33। अब ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, निकाल के आ जाएगी, यही मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर दिया है कि देखो जी 4 डेज का रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं मालूम, 3% आ गए इतना, तो इससे आपका कितना आ जाएगा 100 लाख का आ जाता है। इसी के साथ हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी ख़त्म हो जाता है।